हम लोग इकट्ठा हुए हैं चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट सीए फाउंडेशन अकाउंट्स की रिवीजन क्लास के लिए। टॉपिक्स की लिस्ट जो है वो आपके सामने पेश खिदमत है और आपको बताना चाहूँगा इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस भी इस वीडियो में डिस्कस होंगे। टॉपिक तो सारे करेंगे ही करेंगे, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन सबका होगा ही, सारी जर्नल एंट्रीज रिवाइज करेंगे, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। बट साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनके एग्जाम में आने के चांसेस काफ़ी हैं और जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें कहीं ना कहीं किसी पॉइंट में स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, वो चाहे मटेरियल के हों, चाहे आरटीपी, एमटीपी या पीवाईक्यू के हों, वहाँ से मैंने सेलेक्ट करके इस रिवीजन वीडियो में कुछ एक क्वेश्चंस आपके सामने पेश किए हैं। पूरा कॉन्सेप्ट समझ लो, उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लो, आपके डाउट खत्म हो जाएंगे, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन हो जाएगी, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस ज़्यादा हैं वो कवर हो जाएंगे। लेकिन एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूँगा कि ऐसे मत कर लेना कि बस ये वीडियो देखी और सर ने कहा था एग्जाम में क्वेश्चन आने ही चाहिए और यहाँ से क्वेश्चन आया नहीं। भाई ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बाकी इंस्टीट्यूट से टक्कर कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात, इनमें वो क्वेश्चंस भी हैं जिनमें करते वक्त आपको परेशानी आ रही होगी, जैसा मैंने महसूस किया कि जनरली टिपिकल क्वेश्चन से स्टूडेंट्स को यहाँ दिक्कत रहती है। जो क्लास में पढ़ाते वक्त मैंने महसूस किया आपको जहाँ जहाँ दिक्कत है वो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की है। ठीक है, हाँ कवर मैंने सारा मटेरियल कर लिया ICAI का, छोड़ा कुछ भी नहीं है। साइट पर जो भी अवेलेबल है, स्कैनर्स वगैरह सब कवर कर लिए। आप मेरे बारे में जानते ही हैं, मैं वो चीज़ें कवर करने के बाद ही आपसे कोई भी बात करता हूँ। हाँ जी सर, तो चलो सर बिना देरी के अब शुरुआत करो और बात को आगे बढ़ाओ। मैंने कहा चलो हम नोट्स पर आते हैं। आसान चैप्टर्स का सरदार है ये, वैसे इसकी रिवीजन क्लास भी बहुत आसान होने वाली है। टॉपिक्स टू बी कवर्ड में कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे, ड्यू डेट की कैलकुलेशन देखेंगे और ये टॉपिक्स की जर्नल एंट्रीज हैं। रिटेनमेंट ऑफ द बिल टिल मैच्योरिटी, डिस्काउंटिंग, इंडोर्समेंट, रिटायरमेंट, रिन्यूअल, बिल्स एंड फॉर कलेक्शन, इंसॉल्वेंसी और एकोमोडेशन बिल्स, इन सबको देख करके चलेंगे। सबसे पहले आ रहा है मीनिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज काम आता है क्रेडिट सेल की ट्रांजैक्शन में। एक पर्सन ए ने दूसरे पर्सन बी को उधार सामान बेचा। बी कह रहा है मैं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा। ए उससे कहता है भाई तू एक काम कर, रिटर्न में साइन करके दे दे। ए एक लेटर उठाता है, उस पर लिखता है क्या कि बी तूने मेरे से इतने का सामान खरीदा है, 3 महीने बाद पेमेंट का वादा कर रहा है और इस पर अपने साइन कर दे। उसके बाद वो उस पर अपने साइन कर देता है और वो स्टैम्प पे बनता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो उससे क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भी गारंटी आ जाती है एक तरीके से। होता क्या है, कल को अगर वो व्यक्ति पेमेंट नहीं करेगा तो फिर गवर्नमेंट के थ्रू आप रिकवरी करवा सकते हैं। दिस इज द सिंपल मीनिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। इट इज अ रिटर्न कंसेंट ऑफ वन पार्टी। ये एक पार्टी का रिटर्न कंसेंट है मिस्टर बी का, जो कह रहा है असेप्टिंग टू मेक पेमेंट, कि मैं पेमेंट कर दूंगा अगेंस्ट द अमाउंट ड्यू, जो भी मेरे ऊपर उधार है, टू द अदर वन। अदर वन यानी किसको पेमेंट कर देगा, ए को। हु ड्रॉज द बिल, जो कि बिल बनाता है, जो उस पर लिखता है कि बी तू मुझे पेमेंट कर दियो भाई, उसे कहते हैं ड्रॉवर ऑफ द बिल, ए को। और जो उसे एक्सेप्ट करता है मिस्टर बी, उसे कहते हैं एक्सेप्टर या फिर ड्रॉई। आफ्टर द एंड ऑफ अ स्पेसिफाइड पीरियड, यानी 3 महीने बाद पैसे चुका दूंगा। द मेकर ऑफ द बिल इज कॉल्ड ड्रॉवर। जो व्यक्ति बिल बनाता है यानी मिस्टर ए, उसे ड्रॉवर कहते हैं। और बना करके जिसके साइन लेता है उसे बी एक्सेप्टर यानी ड्रॉई कहते हैं। द पर्सन हु एक्सेप्ट्स द बिल इज कॉल्ड एक्सेप्टर ऑब्लिक पेयर। एक्सेप्टर कह लो, ड्रॉई कह लो या पेयर भी कह लो। सर पेयर का क्या मतलब होता है, पेयर का मतलब होता है चुकाने वाला। ये व्यक्ति क्या करेगा, ये व्यक्ति पेमेंट करेगा, ये चुकाएगा पैसे, तो इसे पेयर भी कहते हैं हम। दिस बिल कैन ऑल्सो बी एंडोर्स फर्दर बाय द ड्रॉवर। अब ए ने बिल साइन करा के बी से ले लिया कि हाँ भाई बी कह रहा है मैं पेमेंट कर दूंगा। ए चाहे तो उस बिल को अपने पास रख सकता है या आगे किसी और को भी दे सकता है। ए के ऊपर किसी थर्ड पर्सन सी के पैसे उधार थे, तो ए ने कहा मेरे पास बी से जो बिल आया सी तू रख ले, काम करियो, बी से पेमेंट तो डायरेक्ट रिसीव कर लियो। वो कहलाता है एंडोर्समेंट। उसकी एंट्रीज भी देख करके चलेंगे। द अल्टीमेट पर्सन हु रिसीव्स द पेमेंट इज कॉल्ड पेई। पेई कौन होता है, PAYEE पेई। अगर बी से जो साइन करवा के बिल ए ने अपने पास रखा था, ए उसे 3 महीने तक अपने ही पास रखता है और बी से पेमेंट प्राप्त करता है, तो ए बन जाएगा पेई, जिसे पेमेंट प्राप्त हुई। और बी तो पेयर है ही है, लेकिन ए ने वो बिल अगर बी से साइन करवा के लिया और अपने पास ना रख के अपने क्रेडिटर सी को दे दिया, तो कल को बी विल मेक द पेमेंट टू सी। ऐसे केस में पेमेंट रिसीव करेगा मिस्टर सी, तो पेई कौन बन जाएगा, मिस्टर सी। यानी जो व्यक्ति पैसा प्राप्त कर रहा है वो जरूरी नहीं है ड्रॉवर ऑफ द बिल यानी सेलर यानी मिस्टर ए ही हो, वो कोई और व्यक्ति भी हो सकता है। अगर ड्रॉवर ने बिल साइन करवाने के बाद बी से लेकर के किसी और को आगे वो बिल एंडोर्स कर दिया। इफ द एक्सेप्टर हिमसेल्फ ड्रॉज एंड एक्सेप्ट्स द बिल देन इट इज प्रोमिसरी नोट।
अगर मिस्टर ए के बिल ड्रॉ करने की बजाय, बिल बनाने की बजाय मिस्टर बी कहते सुन भाई तू बिल ड्रॉ करेगा, फिर मेरे पास भेजेगा, फिर मैं साइन करके आपको वापस लौटाऊंगा, इससे बढ़िया मैं ही बिल बना देता हूं, मैं खुद ही लिख देता हूं उसमें कि हाँ मैं वादा करता हूं 3 महीने बाद पेमेंट कर दूं। तो ऐसे केस में जो एक्सेप्टर है, जो ड्रॉई है मिस्टर बी, वो खुद ही मेकर ऑफ द बिल बन जाता है, वो खुद ही बिल बनाता है, वो खुद ही वादा कर देता है, खुद ही साइन करके भिजवा देता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को प्रोमिसरी नोट कहा जाता है, ना कि बिल ऑफ एक्सचेंज। डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट क्या क्या हो गए? बिल ऑफ एक्सचेंज में एक ऑर्डर होता है, ए कहता है बी मैं तुझे ऑर्डर देता हूं, आदेश देता हूं कि 3 महीने बाद मेरे पैसे दे दियो वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। प्रोमिसरी नोट में ऐसी नौबत ही नहीं आती। बी कहता है भाई साहब मैं तो हाथ जोड़ के आपके पैसे दूंगा, मैं तो खुद ही वादा कर रहा हूं, आई मेक द प्रॉमिस टू मेक द पेमेंट। ड्रॉवर, ड्रॉई एंड पेई 3 पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में। प्रोमिसरी नोट में केवल 2, मेकर और पेई। मेकर यानी जो बिल बनाता है यानी कि मिस्टर बी, पेई वो व्यक्ति जिसे पैसा मिलेगा, या तो ए को या ए ने एंडोर्स कर दिया तो मिस्टर सी को। ठीक है, ड्रॉवर एंड पेई कैन बी सेम। बिल ऑफ एक्सचेंज के केस में ड्रॉवर यानी मिस्टर ए और पेई यानी जिसे पैसा मिलने वाला है, दोनों सेम हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन प्रोमिसरी नोट के केस में जो ड्रॉवर यानी मेकर ऑफ द बिल है, जो व्यक्ति बिल बना रहा है खुद मिस्टर बी, क्या वो अपने आप को पेमेंट कर सकता है? नहीं सर। पेई का मतलब तो जो रिसीव कर रहा है पेमेंट, और मेकर का मतलब जो बिल बना रहा है। तो अगर प्रोमिसरी नोट मिस्टर बी बना रहा है तो मेकर हुआ मिस्टर बी, और वो अपने आप को तो पेमेंट कर नहीं सकता। पेई प्रोमिसरी नोट के केस में या तो ए होगा या सी होगा। तो एज फार एज प्रोमिसरी नोट आर कंसर्न्ड, मेकर एंड पेई कैन नॉट बी द सेम। बिल ऑफ एक्सचेंज अगर डिसऑनर हो जाता है तो नोटिस दिया जाता है। प्रोमिसरी नोट में नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि खुद उस बंदे ने प्रॉमिस करके कहा था। अगर पेमेंट नहीं करी है तो ही नोज की पेमेंट हुई नहीं है, नोटिस ऑफ डिसऑनर की जरूरत नहीं पड़ती है। बिल ऑफ एक्सचेंज क्रेडिटर द्वारा बनाया जाता है। जैसे ए बी का क्रेडिटर है, बी को पैसे की पेमेंट करनी है ए को, बी के ऊपर उधारी मंडरा रही है ए के नाम की, बी इज द क्रेडिटर फॉर ए। तो ए अगर बिल बना रहा है और उसमें साइन करवा रहा है बी के, तो वो बन गया बिल ऑफ एक्सचेंज। इट मींस बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रिपेयर्ड बाय क्रेडिटर, बट प्रोमिसरी नोट इज मेड बाय डेटर हिमसेल्फ। ए के लिए बी कौन है? डेटर। प्रोमिसरी नोट अगर बी खुद ही बना के दे दे कि हाँ मैं पैसे दे दूंगा, तो इट मींस प्रोमिसरी नोट इज प्रिपेयर्ड बाय डेटर। ये है डिफरेंस बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट के अंदर। देयर आफ्टर सम इंपॉर्टेंट टर्म्स टू बी यूज्ड। बिल आफ्टर साइट, the period starts from date of citing, that is from the date when the bill is accepted। कई बार क्या होता है, देखो एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। ए ने बी को सामान बेचा 50,000 रुपए का 1 अप्रैल 2020 को, 1 अप्रैल 20 को। बी कह रहा है मैं 3 महीने बाद पेमेंट दे दूंगा। ए ने वो बिल बनाया 1 अप्रैल को, उसके बाद उसको बी के पास भेजा, बी ने वो 2 दिन बाद साइन करके 3 अप्रैल को दे दिया, और 3 महीने बाद की पेमेंट का वादा है। अब वो 3 महीने कहां से काउंट करे जाएं? 1 अप्रैल जिस दिन ए ने बिल बनाया है वहां से, या 3 अप्रैल जिस दिन बी ने वो बिल देख करके एक्सेप्ट करके साइन करके वापस लौटाया है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा है बिल आफ्टर साइट, तो ऐसे केस में वो 3 महीने आप 3 अप्रैल से काउंट करोगे, यानी कि द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट ऑफ साइटिंग, दैट इज फ्रॉम द डेट व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। अगर क्वेश्चन में लिखा है बिल आफ्टर साइट, तो आप 3 महीने 3 अप्रैल से गिनना शुरू करोगे। 3 मई, 3 जून, 3 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के 6 जुलाई आपकी ड्यू डेट आ जाएगी। बिल आफ्टर डेट का क्या मतलब है? अगर क्वेश्चन में लिखा है बिल आफ्टर डेट, तो इस केस में आप 1 अप्रैल से ही 3 महीने गिनना शुरू कर देंगे। द पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम द डेट व्हेन द बिल इज ड्रॉन, जिस दिन बिल बनाया गया है 1 अप्रैल से 3 महीने, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई ड्यू डेट आ जाएगी इस केस में। ड्यू डेट एक्सपायरी डेट कौन सी होती है? द डेट व्हेन द पीरियड मेंशन्ड इन द बिल एक्सपायर। जिस दिन 3 महीने पूरे हो जाते हैं वो ड्यू डेट कहते हैं। जैसे 1 अप्रैल, बिल आफ्टर डेट मान करके चलो, 1 अप्रैल से आपने 3 महीने आ गया है, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, तो 1 जुलाई हो गई आपकी ड्यू डेट। और जैसे ही आप उसमें 3 दिन ग्रेस के ऐड कर देते हैं, वो बन जाती है आपकी मैच्योरिटी डेट। यानी जैसे ही 1 जुलाई में 3 दिन ऐड करेंगे, 4 जुलाई आ जाएगी, 4 जुलाई विल बी कॉल्ड मैच्योरिटी डेट। लेकिन अभी सर थोड़ी देर पहले तो आपने 4 जुलाई को ड्यू डेट कहा, तो मैं कब मना कर रहा हूँ? तुम्हारा स्टडी मेटेरियल मुझे ये इजाजत देता है। हालांकि ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट अलग अलग है, मैंने बता दी। ड्यू डेट 1 जुलाई है, 3 महीने ऐड करने के बाद जो आती है। मैच्योरिटी डेट उसमें 3 दिन ऐड करने के बाद जो डेट आती है 4 जुलाई, उसे कहते हैं। बट आपका स्टडी मटेरियल इंटरचेंजेबली यूज करता है, इसलिए मैंने भी इंटरचेंजेबली यूज किया। वो 4 जुलाई को ही ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट कह करके चलते हैं। डेज ऑफ ग्रेस का मतलब 3 दिन जो हम ऐड करते हैं उन्हें कहते हैं।
नोटिंग चार्जेस लास्ट टर्म, इन केस ऑफ डिसऑनर या फियर ऑफ डिसऑनर द बिल में बी गिवन टू नोटरी पब्लिक। अगर लग रहा है कि बी डिसऑनर करेगा, बी धोखा देगा, कौन सी पिक्चर है, पीके, पीके में कहते हैं सरफराज धोखा देगा, तो ए को लग रहा है कि हाँ बी धोखा देगा, या बी ने धोखा दे दिया हो, उसके बाद या तो एक्चुअल डिसऑनर हो गया हो, बी ने पेमेंट ना करी हो, या ए को पहले से ही डर है कि बी पेमेंट करेगा नहीं, तो ऐसे केस में ए नोटरी पब्लिक के पास जा सकता है। ये कोर्ट में एक डिपार्टमेंट होता है नोटरी पब्लिक, जिनका काम ही है फंसी हुई पेमेंट निकलवाना। द नोटरी देन ट्राइज टू क्लियर द बिल। ऐसे केस में नोटरी वाले कहते हैं हमें दे जाओ, हम बी से पैसा निकलवा लेंगे। इन केस ऑफ डिसऑनर दे ऑल्सो नोट द फैक्ट विद रीजंस, और नोटरी वाले कारण भी लिखते हैं कि भाई पेमेंट नहीं हुई है तो क्यों नहीं हुई है बी की तरफ से, और पैसा रिकवर करवाने के बदले में नोटरी पब्लिक वाले कुछ पैसा भी चार्ज करेंगे मिस्टर ए से, जिसका नाम होगा नोटिंग चार्जेस। दैट वुड बी कॉल्ड नोटिंग चार्जेस। कैलकुलेशन ऑफ ड्यू डेट ऑफ अ बिल, when the period specified is in months, go forward month wise ignoring 30-31 दिन का फैक्ट। जैसे अभी हमने देखा था 1 अप्रैल से अगर आपको 3 महीने आगे जाना है, या 3 अप्रैल से भी 3 महीने आगे जाना है, मतलब टोटली आप इन शॉर्ट आप ये देखो कितने महीने आगे जाना है। अगर जो पीरियड ऑफ द बिल है वो मंथ्स में दे रखा है आपको, तो आप सीधा चलो 1 अप्रैल से 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ये मत देखो कौन सा महीना 30 दिन का है, कौन सा 31 का है, सीधे महीने कूदो। 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई प्लस 3 दिन ग्रेस के 4 जुलाई आपकी ड्यू डेट आ गई, काम खत्म। 30-31 दिन का फैक्ट इग्नोर कर दो। बट व्हेन द पीरियड स्पेसिफाइड इज इन डेज, अगर पीरियड डेज में दे रखा है, मानो ऐसा लिखा होता कि 1 अप्रैल से 90 दिन आपको आगे जाना है, तो ऐसे केस में आप 30 या 31 दिन को इग्नोर नहीं कर सकते। फिर आपको क्या करना है, देखना पड़ेगा किस महीने में कितने दिन है, उस हिसाब से आगे चलना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक्सक्लूडिंग द डेट व्हेन द बिल इज ड्रॉन, यानी अगर ये लिखा हुआ है 1 अप्रैल को बिल बनाया गया और कह रहे हैं 90 दिन आगे जाना है, तो 1 अप्रैल की डेट काउंट मत करना उसमें, अप्रैल के बचे हुए 29 दिन आगे जाना। फिर उसके बाद बचेंगे आपके पास 61 डेज, जिसमें से मई के 31 डेज खत्म हो जाएंगे। फिर बचेंगे 30 डेज जो कि जून में कवर हो जाएंगे, और उसके बाद 3 दिन ग्रेस के आप ऐड करोगे तो 1, 2, 3 जुलाई डेट आ जाएगी। देखो ये फर्क पड़ गया, मंथ वाइज जब हम जंप करते हुए जा रहे थे तो डेट आ रही थी 4 जुलाई, अब आ रही है डेट 3 जुलाई, क्योंकि अब डेज में कैलकुलेशन कर रहे हैं, और डेज में 1 महीने में 31 आ गया बीच में, इसलिए 1 दिन का फर्क पड़ गया। ठीक है सर, और पहला दिन काउंट मत करना जब आप 90 दिन आगे जाओगे, 1 अप्रैल को छोड़ देना, 29 दिन ही अप्रैल के 90 में से माइनस होंगे टोटल 90 दिन में से। When the due date is a public holiday, the preceding business day will become due date. अगर 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर जो कि पब्लिक हॉलीडेज है, उस दिन आपकी ड्यू डेट पड़ जाए तो क्या करेंगे, 1 दिन पीछे आ जाएंगे, 14 अगस्त, 25 जनवरी, 1 अक्टूबर को ड्यू डेट ले लेंगे। बट अगर ड्यू डेट वाले दिन इमरजेंसी अनफोर्सीन हॉलीडे हुआ, हमारी ड्यू डेट आ रही थी लेट सपोज 10 सितंबर, और 10 सितंबर को देश में किसी बड़े लीडर की डेथ हो गई, अचानक से इमरजेंसी हॉलीडे जो है डिक्लेयर कर दिया गया, हालांकि होनी नहीं चाहिए बट एक एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, अगला दिन ड्यू डेट बनेगा। ऐसे केस में 1 दिन पीछे नहीं आएंगे, 9 सितंबर पे नहीं आएंगे, 1 दिन आगे जाएंगे 11 सितंबर, क्योंकि इमरजेंसी आई है, टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होगा, पीछे नहीं आएंगे, आगे जाएंगे। नोट, रिमेंबर वेदर द बिल इज आफ्टर साइट और आफ्टर डेट। सवाल में सदैव ध्यान रखें बिल आफ्टर साइट है या बिल आफ्टर डेट है, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हमने ये टॉपिक्स आपके साथ यहाँ पे कवर कर लिए, 1, 2, 3, ये छोटी छोटी बातें कवर कर ली। अब हम चल रहे हैं मेन मुद्दों की तरफ, जर्नल एंट्रीज की तरफ। चलिए, तो सबसे पहला केस आता है हमारे पास, क्या अकाउंटिंग होगी व्हेन द बिल इज रिटेन्ड टिल मैच्योरिटी। ए ने बी को बिल दिया कि भाई साइन कर दे, बी ने एक्सेप्ट करके ए को लौटा दिया, 3 महीने का बिल था, 3 महीने तक ए ने अपने ही पास रखा, उस केस में क्या जर्नल एंट्री होंगी। बिल इज रिटेन टिल मैच्योरिटी का मतलब बी ने जब साइन करके बिल ए को दिया तो ए ने अपने पास ही रखा 3 महीने तक, किसी को भी नहीं दिया आगे। तो बिल्कुल शुरू से देखते हैं क्या एंट्री होगी। इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेलर यानी मिस्टर ए, और इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई बायर यानी मिस्टर बी। ए के यहाँ पर भी एंट्रीज देख करके चलेंगे और बी के यहाँ पर भी एंट्रीज देख करके चलेंगे कि क्या क्या एंट्रीज होंगी। ए के यहाँ पर क्या होगा, एट द टाइम ऑफ सेल, सबसे पहले सामान बिकेगा तो वो बी को पकड़ेगा, बी को वो बायर बोले, डेटर बोले या बी बोले, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट,
यही सेल की एंट्री होती है, डेटर टू सेल। और बी बेचारा क्या करेगा, खरीद लाया, मैं ए से सामान खरीद लाया, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। ए को सेलर लिखे, क्रेडिटर लिखे, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वो अपनी बुक्स में ए का नाम दे करके चलेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। फिर उसके बाद ए बिल बनाएगा, कहेगा सुन सामान तो दे दिया उधार पर, लिखित में साइन करके दे दे, ऐसे ही मत न चला जाइए यहाँ से। उस केस में बी फिर एक्सेप्ट करके उसे लौटाता है। हालांकि यहाँ पे लिखा होना चाहिए व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड। ड्रॉ करने की कोई एंट्री नहीं होती, जब बिल एक्सेप्ट कर देता है मिस्टर बी तब एंट्री होती है। ए ने ड्रॉ करके रख रखा है बिल, कह रहा है हाँ बी से पैसे लूंगा, बी तुझे वादा करना पड़ेगा, बी ने वादा किया नहीं, अभी तक साइन किए नहीं, तो क्या मतलब है उसका, जब बी साइन कर देता है तब उस बिल ऑफ एक्सचेंज की वर्थ आती है ना, तब उसकी वैल्यू आती है। ओके सर, तो एक्सेप्टेड आना चाहिए यहाँ पे। उस केस में एंट्री होगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, और यहाँ पे एंट्री होगी क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट। बिल रिसीवेबल आ गया हमारे पास, कि दिया किसने, बी ने। क्रेडिटर यानी ए नाम की लायबिलिटी खत्म हो गई, बी ने ऊपर यहाँ पे ए को क्रेडिट किया था कि मैं ए से उधार सामान खरीद के लाया हूँ, मुझे ए को पेमेंट करनी पड़ेगी। अब बी ने साइन करके दे दिया ए को, तो ए नाम की लायबिलिटी खत्म। अब लायबिलिटी क्या है, अब नई लायबिलिटी बन गई, वो बिल जिस पे साइन किए। ए नाम की लायबिलिटी खत्म, अब लायबिलिटी वो बिल है जिस पे साइन किए हैं, इसलिए आ जाएगा टू बिल पेबल क्रेडिट में। उसके बाद 3 महीने बाद ए जाता है नाचते हुए, गाते हुए, झूमते हुए, खुशी के साथ बैंक में, और कहता है आहा, अब बी के वाले बिल को मैं बैंक में दूंगा, मेरे खाते में पैसे आ जाएंगे, और बी का सपना ए का सपना साकार हुआ। पैसे आ गए तो बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। अगर चेक था तो बैंक आ जाएगा, कैश पेमेंट देने आ रहा है बी तो कैश आ जाएगा, और यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। बहुत साधारण एंट्री है। उसकी बिल पेबल नाम की लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, किसकी, बी की, और पेमेंट कर देगा तो टू बैंक या कैश क्रेडिट हो जाएगा। बैंक या कैश में पैसा आ जाएगा मिस्टर ए के पास, और उसका ऊपर जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था अब वो खत्म हो जाएगा, इसलिए वो बिल रिसीवेबल नाम के एसेट को क्रेडिट कर देगा। क्यों खत्म हो जाएगा, अरे भाई अब तो पैसे आ गए ना उसके खिलाफ, अब उसका क्या करेंगे। लेकिन एक केस और हो सकता है, बी का सपना, अरे यार ये बी की ऐसी की तैसी, ए का सपना साकार नहीं हुआ, ए का सपना टूट गया। माय गॉड, ए का सपना चकनाचूर, बिखर गए उसके अरमान, फर्श पर पड़े हैं, बी ने पेमेंट ही नहीं करी। तो ऐसे केस में ए गुस्सा करेगा, ए जाएगा और बी की गर्दन पकड़ लेगा, वो दोबारा से डेटर को पकड़ेगा और बोलेगा उसके मुंह पे, ये बिल मारेगा और पकड़ेगा, ये पकड़ अपना बिल और मेरे पैसे वापस लौटा, तेरा बिल किसी काम का नहीं, ये बिल तो क्लियर ही नहीं हुआ बैंक से। डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। सर ये तो बनावटी बातें हो गई, थोड़ा लॉजिकली भी बताओ। मैंने कहा अच्छा ये देखो, जब बिल एक्सेप्ट किया था तो क्या एंट्री थी, बिल रिसीवेबल टू डेटर। अब वो बिल क्लियर ही नहीं हो पाया तो इसे रिवर्स करना पड़ेगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। बी के केस में आओ, जब उसने साइन करके दिए थे तो क्या एंट्री करी थी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। अब वो साइन चले ही नहीं, पेमेंट हुई ही नहीं, बात बनी ही नहीं, तो क्या होगा, ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। ओके सर, नेक्स्ट इज डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। डिस्काउंटिंग का मतलब होता है बैंक के पास जाकर के समय से पहले बिल क्लियर करा लेना, इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग। जैसे बी ने कहा था मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, लेकिन अभी मानो लेट सपोज एक ही महीना बीता था और एक को अर्जेंट रिक्वायरमेंट पड़ गई पैसे की। ए ने बी से फोन मिलाया और कहा भाई देख मुझे थोड़ी जल्दी जरूरत है, तू ये बिल थोड़ा जल्दी क्लियर कर सकता है क्या, मैं बदले में तुझे थोड़ी डिस्काउंट भी दे दूंगा। बी ने कहा भाई सच में कह रहा हूँ पैसे नहीं है मेरे पास, अगर होते तो मैं 3 महीने का समय पहले क्यों मांगता, मैं तो 2 महीने और बीत जाएंगे, जब टोटल 3 महीने क्रॉस हो जाएंगे तभी पेमेंट दे पाऊंगा, प्लीज समझो बात को। अब ये बेचारा बेसहारा हो गया, उसके पास पैसे है नहीं, उसे पैसे चाहिए, मदद मांगने वो बैंक में जाता है, बैंक से कहता है देखना जी कुछ हो सकता है क्या। बैंक वाले कहते हैं सुनो अभी एक ही महीना बीता है, बट हम एक काम करते हैं, तुम ये बिल हमें दे जाओ, पैसे हम दे देते हैं तुम्हें, जब 2 महीने और खत्म हो जाएंगे बी से पैसा हम ले लेंगे। इसे कहते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ द बिल। ए कह रहा है हाँ मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप मुझे थोड़े पैसे अभी दे दो बिल के, और पैसे बी से आप ले लेना, मेरी बजाय जब बी पेमेंट करेगा ए बी को फोन मिला देगा कि भाई मेरी बजाय बैंक को पेमेंट कर दियो, एज सिंपल एज दैट। बी बोलेगा हाँ ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बी को कोई समस्या नहीं कैसी भी। लेकिन बैंक वाले कुछ पैसा काटते हैं। वो बिल मान लो अगर 50,000 रुपये का था और मैं बैंक से कहूँगा ये लो बिल मुझे 50,000 दे दो और 2 महीने बाद रुक जाओ और 2 महीने बाद बी से 50,000 रिसीव कर लेना,
बैंक वाले बोलेंगे अच्छा मैं ऐसे ही बैठे हैं क्या, 50 तुम्हें दें, 2 महीने इंतजार करें, अपने ही 50 वापस आने का, हमने कमाया क्या तंबू। तो फिर वो क्या करेंगे, बैंक वाले क्या करते हैं, आपको 50 नहीं देंगे, थोड़े कम देंगे, 49,000 दे देंगे, 48,000 दे देंगे मिस्टर ए को, और बी से पूरी रिकवरी करेंगे 2 महीने बाद पूरे 50,000 रुपये की। इस दौरान जो बैंक को बच गया वो डिस्काउंटिंग चार्जेस है, बैंक के लिए वो कमाई है, मिस्टर ए के लिए वो खर्चा है। मिस्टर ए उसे डेबिट करेगा अपनी किताब में, सर बैंक वाले क्रेडिट करेंगे उनकी कमाई है, वो तुम इंटर में पढ़ना जा करके बैंक वाले क्या करेंगे। अभी मिस्टर ए के लिए वो खर्चा है, वो डेबिट करेगा, इतना जान करके चलो बस। इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉवर सेलर और इन दी बुक्स ऑफ ड्रॉई बायर, यानी ए और बी दोनों की बुक्स में एंट्रीज क्या होंगी वो देख करके चलेंगे। एट दी टाइम ऑफ सेल, जब सामान बिकेगा तब क्या एंट्री होगी, वही बी अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। बिल जब एक्सेप्ट हो जाएगा, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड, ए के यहाँ पर एंट्री क्या होगी, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ए, ये एंट्री बी करेगा। अब ए जाएगा बैंक के पास और उस बिल को डिस्काउंट करा लाएगा, तो ऐसे केस में बी का तो कोई लेना देना ही नहीं है, बी तो ना बैंक के पास जा रहा, ना ए के पास आ रहा, ना कहीं आ रहा, ना कहीं जा रहा, इसीलिए बी के यहाँ पर होगी नो एंट्री। हाँ, ए जो बैंक के पास जाएगा वो कुछ पैसा ले आएगा बैंक से, बैंक अकाउंट डेबिट, उसके खाते में कुछ पैसे आ जाएंगे, बैंक वाले कैश नहीं देते, भी ए के खाते में ही डालेंगे, 48-49 जो भी डालेंगे, इसलिए ए का बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। सपोज 49,000, जो 1,000 रुपये कट गए वो ए का नुकसान है, इसलिए वो उसे डेबिट करेगा, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। सर नुकसान क्यों भुगत रहा है, ये भुगतना पड़ेगा, अगर समय से पहले पैसा चाहिए तो, उसकी रिक्वायरमेंट ऐसी है, उसका नसीब ऐसा है, क्या करें, टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 50,000 रुपये, 50,000 रुपीज़, ठीक है जी। अब क्या होगा, ये एंट्री थी 1 अप्रैल की, अभी एक ही महीना बीता था, ए जाके बैंक से डिस्काउंट करा लाया, जबकि हमारी ड्यू डेट क्या है 4 जुलाई। अब 4 जुलाई को 2 बातें हो सकती है, कौन कौन सी, या तो बी बैंक को पेमेंट कर देगा व्हेन द बिल इज पेड ऑन मैच्योरिटी, या फिर बी बैंक को पेमेंट नहीं कर पाएगा, तो उस केस में तो पंगा हो जाएगा। हाँ देखते हैं ना क्या होगा, अगर बी ने बैंक को पेमेंट कर दी तो बी के यहाँ पर एंट्री हो जाएगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। भाई बी जब भी पेमेंट करेगा एक ही एंट्री होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर भी वही एंट्री होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बी ने जो ये बिल पेबल नाम की लायबिलिटी क्रिएट कर रखी है क्रेडिट करके, ये उसने पे कर दी तो लायबिलिटी खत्म होगी तो डेबिट हो जाएगा बिल पेबल अकाउंट, और पैसे वो बैंक से दे रहा है तो बैंक, कैश से दे रहा है तो कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ए के यहाँ पर नो एंट्री, क्योंकि ये तो पहले इस पैसे ले आया बैंक से, अब ए का कोई लेना देना नहीं, बी बैंक को पैसे दे रहा है, वो जाने दोनों, बी जाने और बैंक जाने। सर बैंक की एंट्री क्या होगी, फिर से कह रहा हूं तुम्हें नहीं सीखना, इंटर में पढ़ना। ओके सर, लेकिन अगला केस, लेट सपोज बी बैंक को पैसे ना दे, बैंक हो जाएगा आग बबूला, वो भागता हुआ आएगा ए के पास। सर बैंक बी से बदला नहीं लेगा, ना 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 ना, बैंक ए से कहेगा भाई देखो तुम इस वाहियात आदमी से बिल लगवा के हमें दे गए थे साइन करवा के, तुमने कहा था इससे पैसे ले लेना, अगर ये नहीं दे रहा हम उसको नहीं जानते, हम उसे जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप हमें बिल दे गए थे, आप हमें पैसे दो। अब ये बेचारा फंस जाएगा, ए क्या बोलेगा, ए कहेगा ठीक है जी मैं आपको पैसे देता हूं। ए बैंक वालों को तो पैसे दे देगा क्योंकि ए की मजबूरी है, ए अपनी गर्दन छुड़ाएगा बैंक से, तो ए का बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। बैंक वाले क्या करेंगे, ए के खाते से पैसा काट लेंगे, ए का बैंक अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। लेकिन गुस्से में ए बी की गर्दन पकड़ लेगा, जा करके बी को जिंदा करेगा, डेटर को फिर से जन्म दे देगा। बी से कहेगा तुझे मैंने जाने दिया था ऊपर वाली एंट्री में यहां पर क्रेडिट करके, क्योंकि तू दे गया था मुझे बिल, लेकिन वो बिल क्लियर नहीं हुआ, इसलिए बी मैं तुझे वापस पकड़ता हूं। वो डेटर को फिर से डेबिट कर देगा, वो बी अकाउंट को फिर से डेबिट कर देगा। एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट, यानी बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और बी के केस में सदैव डिसऑनर की एक ही एंट्री रहेगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, ये शॉर्टकट याद रखना। ड्रॉई बायर जब भी डिफॉल्ट करेगा यही एंट्री होगी, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। एक यहाँ एंट्री बदल सकती है, जैसे रिटेन के केस में डिसऑनर में एंट्री थी डेटर टू बिल रिसीवेबल, लेकिन डिस्काउंटिंग के केस में डिसऑनर की एंट्री इन दी बुक्स ऑफ ए बन गई डेटर टू बैंक, क्योंकि वो बिल रिसीवेबल पहले ही क्रेडिट कर चुका था डिस्काउंटिंग के टाइम पर, दोबारा से क्रेडिट नहीं करेगा, अब तो बैंक को पैसे देने पड़ेंगे, बैंक को क्रेडिट करेगा। लेकिन बी के केस में कल भी डिसऑनर की एंट्री यही थी, बिल पेबल टू क्रेडिटर, आज भी डिसऑनर की एंट्री यही है, बिल पेबल टू क्रेडिटर। ओके सरकार, नेक्स्ट इज इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। ए के यहाँ क्या एंट्री होगी, बी के यहाँ क्या एंट्री होगी। लेट्स स्टार्ट। बी अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ए।
अब ए ने वो बिल आगे अपने क्रेडिटर किसी मिस्टर सी को दे दिया। ए के ऊपर सी के पैसे उधार थे और ए ने बी से पैसे लेने हैं। तो ए ने एक बिल साइन करके ले रखा था बी से, वो सी के पास जाता है और कहता है सी ये पकड़ो भाई साहब, बी से पैसे आएंगे कुछ समय बाद, डायरेक्ट तुम रिसीव कर लेना, ठीक है। मेरी आपके प्रति लायबिलिटी खत्म होगी और बी की लायबिलिटी मेरे प्रति खत्म हो जाएगी, ठीक है। बी को फोन ला के बोल दिया गया भाई मेरी जगह सी को दे दियो पैसे, दैट्स इट। इसे कहते हैं एंडोर्समेंट। दिस इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। ऐसे केस में बी के यहां पर तो कोई एंट्री होगी नहीं, क्योंकि बी ने तो साइन करके ए को दिया, बात खत्म। अब ए आगे वो बिल सी को देने जा रहा है, तो ए और सी के बीच की ट्रांजैक्शन है, बी क्या करेगा उसमें? ए के यहां पर क्या एंट्री होगी? क्रेडिटर यानी कि सी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। क्रेडिट बट गोज आउट, बिल चला गया ए के पास से, इसलिए उसने उसको क्रेडिट कर दिया। और डेबिट द रिसीवर, रिसीव किसने करा वो बिल? मिस्टर सी ने, इसलिए मिस्टर सी को डेबिट कर दिया। मिस्टर सी ए का क्रेडिटर भी है, उसे एंडोर्सी भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? एंडोर्सी। जो व्यक्ति किसी दूसरे से बिल साइन करा के आगे दे देता है उसे एंडोर्सर कहते हैं, यानी मिस्टर ए। और जिस व्यक्ति को आगे वो साइंड बिल दिया जाता है उसे एंडोर्सी कहते हैं, ENDORSEE, एंडोर्सी। ओके सर। अब जब ड्यू डेट आएगी तो दो बातें हो सकती है, या तो बी सी को पैसे दे देगा या बी सी को पैसे नहीं देगा। अगर बी ने सी को पैसे दे दिए तो बी के यहाँ पे एंट्री होगी वही बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट, यथा तथा सर्वदा। याद रखें, बी अगर पेमेंट करेगा तो एंट्री होगी बिल पेबल टू बैंक या कैश, अगर डिसऑनर करेगा तो एंट्री होगी बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ये सेम है हमेशा यहाँ पे। और अगर बी ने सी को पैसे दे दिए तो ये देखता रहेगा चुपचाप खड़ा हुआ, बी ने सी को पैसे दे दिए, मेरी चिंता खत्म, उसकी लायबिलिटी खत्म बी की, चलो काम बढ़िया हुआ, बस वो देखता रहेगा खड़े होकर, एंट्री कुछ नहीं करनी है। लेकिन अगर इफ पैसे नहीं चुकाए बी ने सी को तो बी के यहां पे तो एंट्री वही होगी डिसऑनर की, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ए क्या करेगा? बी को पकड़ेगा, बी को पकड़ेगा, डेटर अकाउंट डेबिट यानी वो बी अकाउंट को डेबिट करेगा अपने यहां पे। बिल्कुल सही सर। और क्रेडिट क्या होगा? क्रेडिटर अकाउंट यानी मिस्टर सी अकाउंट। बोले तो ए ने पकड़ ली किसकी गर्दन? बी की, ला मेरे पैसे ला। और ए की गर्दन किसके हाथ में? सी के हाथ में। ए की गर्दन सी ने पकड़ रखी है, तो बी अकाउंट डेबिट, बी से पैसे लेने हैं, और सी अकाउंट सी को पैसे देने हैं। बी अकाउंट डेबिट टू सी, ये एंट्री हो जाएगी ए के यहाँ पे। भाई जब वो बैंक को बिल दे आया था तो एंट्री क्या थी? बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। उससे पैसे बैंक वाले मांग रहे थे, अब उससे पैसे सी मांग रहे क्योंकि ये बिल सी को दे आया था ए, तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सी। ये एंडोर्समेंट हो गया अपने पास। ठीक है सर। नेक्स्ट इज रिटायरमेंट। रिटायरमेंट ऑफ ए बिल का मतलब होता है समय से पहले पेमेंट कर देना। बी अगर टाइम से पहले पेमेंट कर दे मिस्टर ए को, सर ऐसा भी होता है कि हाँ अभी तक तुमने डिसऑनर ही देखा है, बुरे लोग ही देखे, लेकिन सच्चाई ये है दुनिया में हर तरीके का व्यक्ति मौजूद है। ऐसे लोग भी जो समय से पहले पेमेंट दे जाते हैं उसे रिटायरमेंट कहते हैं। और ऐसे केस में खुश होकर के पैसा रिसीव करने वाला व्यक्ति यानी कि ड्रॉअर यानी कि पेई यानी कि मिस्टर ए खुश होकर के डिस्काउंट भी देता है। रिबेट कहते हैं जिसको, कि तुमने जल्दी पैसा दिया हम तुम्हें रिबेट देते हैं, तुम फ्यूचर में भी हमें जल्दी पैसा देना। इसलिए वो प्रमोट करता है, उसको मोटिवेट करता है इस तरीके से। ए और बी दोनों के यहाँ पर क्या एंट्रीज होकर के चलेंगी? एट द टाइम ऑफ सेल ए के यहाँ पे एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, और बी के यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू सेलर क्रेडिटर यानी कि मिस्टर ए अकाउंट। जब बिल एक्सेप्ट हो जाएगा तो एंट्री होगी बी आर टू बी क्रेडिटर टू ए। और वो बिल जब रिटायर हो जाएगा समय से पहले तो ए क्या एंट्री करेगा? ए के पास पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और वो बिल की वैल्यू अब खत्म हो जाएगी। और बी को कुछ डिस्काउंट भी देगा ए, जिसे रिबेट अलाउड कहेंगे। ये ए के लिए एक एक्सपेंस है, एक लॉस है, इसलिए वो उसे डेबिट करेगा। सर एक्सपेंस लॉस है तो वो देता क्यों है? आगे प्रमोट करने के लिए उसको, ताकि वो फ्यूचर में भी जल्दी पेमेंट करे। और बी के यहाँ पे तो पेमेंट की यही एंट्री होती है बिल पेबल टू बैंक, बट साथ में एक चीज़ क्रेडिट हो जाएगी रिबेट रिसीव्ड। बी को जो छूट मिल गई वो उसकी इनकम है, इसलिए उसको क्रेडिट कर देगा टू रिबेट रिसीव्ड अकाउंट। फॉर एग्जांपल 50,000 की सेल हुई थी, पहली एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 50,000 ए के यहाँ पे, और बी के यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 50,000। बिल भी 50,000 का ही बनेगा। बी आर टू बी और क्रेडिटर टू ए 50,000। अब उसने जल्दी पेमेंट कर दी तो ए कह रहा है तू मुझे खाली 49,000 दे दे, 1,000 की मेरी तरफ से छूट। तो एक यहाँ पे एंट्री होगी 49,000 डेबिट, बैंक में पैसे आएंगे केवल 49,000। 1,000 उसने छूट दे दी, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा,
और पूरा 50,000 का बिल क्रेडिट होके खत्म हो जाएगा, क्योंकि पैसे आ चुके हैं, सेटलमेंट हो चुकी है। जिस बिल रिसीवेबल को डेबिट करके एसेट बना के बैठे हो, उसके बदले में पैसे आ गए हैं, अब उसे क्रेडिट करके खत्म करो। अब उस कागज के टुकड़े की कोई वैल्यू नहीं रही, क्योंकि पैसे आ चुके हैं, रद्द करो, खत्म करो उसे। और इसके यहाँ पे बिल पेबल अकाउंट डेबिट 50,000, ये बैंक से पेमेंट करेगा 49 और रिबेट रिसीव करेगा 1,000। ये हो गया रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज रीन्यूअल ऑफ अ बिल। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, रीन्यूअल ऑफ अ बिल। इसका मतलब क्या होता है? ड्यू डेट से पहले बी का फोन आता है ए के पास और कहता है बी यार मेरी हालत पतली चल रही है और मैं आपको पहले ही बताना चाहूँगा कि मैं आपका बिल क्लियर नहीं कर पाऊंगा, कृपा करके मेरे खिलाफ कंप्लेंट मत करना, नोटरी में मत जाना, खामा खा धक्के मत खाना कोर्ट कचहरी के, मैं पहले ही बता रहा हूँ हालत ख़राब चल रही है। ए कहता है चल ठीक है, बात ठीक है, कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना है, बट बता मेरे कैसे का होगा क्या फिर, ऐसे तो मुझे पैसे ही नहीं देगा तो। बी कह रहा है मैंने पैसे देने के लिए मना नहीं किया भाई, मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो, पुराना बिल कैंसिल कर दो, एक नया बिल बना दो जिसमें मुझे थोड़ी मोहलत और दे दो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दो। वो कहलाता है रीन्यूअल ऑफ बिल। ऐसे केस में ये राजी तो हो जाता है कोर्ट कचहरी के झंझट से बचने के लिए, लेकिन ए कहता है बी से भाई पर एक चीज़ तू मेरी भी सुन ले, अगर एक्स्ट्रा टाइम चाहिए तो मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, मेरे पैसे आने वाले थे वो लेट हो गए हैं, इसके बदले में मैं आपसे ब्याज चार्ज करूंगा, ब्याज आपको देना पड़ेगा। तो बी को मानना पड़ता है। बी कहता है हाँ अगर लेट पैसे चुका रहा हूँ तो ये तो मेरी गलती की सज़ा मुझे मिलनी चाहिए, मैं ब्याज आपको दे करके चलूँगा। अब वो ब्याज दो तरीके से दिया जाता है, या तो ये बी से कह दे ब्याज का पैसा नगद दे दे भाई और प्रिंसिपल के लिए मैं नया बिल बना के दे रहा हूँ, या फिर एक और केस भी हो सकता है बी कहते सुनो ब्याज का पैसा भी उस बिल में ही जोड़ दो, जो एक्स्ट्रा मोहलत आप दे रहे हो उसी के साथ ब्याज भी दे दूंगा आपको इकट्ठा, तो वो नए बिल में भी जोड़ा जा सकता है ब्याज का पैसा। ठीक है सर, ए और बी दोनों के यहाँ पर क्या एंट्रीज होती है उसको देख करके चलते हैं। एट द टाइम ऑफ सेल, बिल्कुल वही, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, व्हेन द बिल इज एक्सेप्टेड बी आर टू ए, क्रेडिटर टू बी आर टू बी और क्रेडिटर टू ए। अब क्या होगा, बी का फोन आएगा और वो बोलेगा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा, पुराना बिल कैंसिल कर दो। पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री क्या होगी भाई, बिल एक्सेप्ट करने की एंट्री थी बी आर टू डेटर, तो उसे कैंसिल करने की एंट्री उल्टी हो जाएगी, डेटर अकाउंट डेबिट टू बी आर अकाउंट, यानी कि मिस्टर बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी एक यहाँ पे। और बी के केस में तो मैंने तुम्हें बता ही रखा है, बीपी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, भले ही डिसऑनर हो, भले ही कैंसिलेशन ऑफ द बिल हो, चाहे वो समय पर पेमेंट करने से मना कर रहा हो डिसऑनर हो, या वो समय से पहले ही पेमेंट करने से मना कर रहा हो कैंसिलेशन ऑफ द बिल हो, एंट्री यही होगी बी के यहाँ पे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। अब पुराना बिल कैंसिल हो चुका है, नए बिल की बात चल रही है। नए बिल में ए कह रहा है भाई सुन पहले ब्याज लगेगा, तो बिल में जब ब्याज लगाया जाता है व्हेन द इंटरेस्ट इज चार्ज, तब क्या एंट्री होती है, पहले ब्याज लगाने की एंट्री कर रहे हैं केवल। ये मत सोचना कि वो ब्याज कैश में मिलेगा तो क्या एंट्री होगी, बिल में ही जुड़ जाएगा तो क्या होगा, वो बाद में, पहले खाली ब्याज लगाने की एंट्री। ए बी को डेबिट करेगा और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। ए के लिए ये ब्याज का पैसा एक्स्ट्रा इनकम है इसलिए वो उसे क्रेडिट करके चलेगा, बी से लेना है इसलिए वो बी को डेबिट कर देगा, बी कह लो डेटर कह लो बायर कह लो एक ही बात है। और मिस्टर बी क्या करेगा, उसके लिए ब्याज एक खर्चे के तौर पे आया है इसलिए उसे वो डेबिट करेगा, और पे किसको करेगा, बी मिस्टर ए को, इसलिए वो क्रेडिट कर देगा मिस्टर ए अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, जो भी आप कहना चाहो। ठीक है सर, ये हो गई ब्याज लगाने की एंट्री। अब होगी नया बिल बनाने की एंट्री। पुराना बिल कैंसिल भी कर दिया, ब्याज भी लगा दिया, अब नया बिल बना दो। अब नए बिल में अगर इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, नए बिल में मतलब पुराने बिल का कैंसल्ड अमाउंट, ओरिजिनल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस एक्स्ट्रा मोहलत देने के बदले में जो ब्याज चार्ज किया जा रहा है ए द्वारा बी से, वो दोनों के दोनों पैसे के लिए बी कह रहा है नया बिल बना दो, मैं आपको इकट्ठे दे दूंगा, पुराने रुके हुए प्रिंसिपल के पैसे भी प्लस जो ब्याज देरी की वजह से मुझे देना पड़ रहा है, दोनों को मैं इकट्ठा नया बिल बना दो, इकट्ठा क्लियर कर दूंगा कुछ महीने बाद, जितने की भी ए उसे मोहलत दे रहा होगा, एक्स्ट्रा मोहलत। उस केस में यही एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल नया वाला अकाउंट डेबिट टू मिस्टर बी अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल नया वाला अकाउंट, यानी वही एंट्री दोबारा से हो जाएगी बी वाली, दोबारा से बिल एक्सेप्ट होगा, ए द्वारा ड्रॉ होगा, बी द्वारा एक्सेप्ट होगा, तो एंट्री वही होगी, लेकिन इस बार अमाउंट में ब्याज भी जुड़ जाएगा, विद इंटरेस्ट ये एंट्री होगी। पुराना बिल अगर 1 लाख रुपए का था तो नया बिल 1 लाख का नहीं होगा, थोड़ा ज्यादा का होगा क्योंकि उसमें ब्याज भी जुड़ चुका होगा।
सवाल बताएगा ब्याज का रेट और पीरियड वगैरह, वहां से देख लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। इस एंट्री में थोड़ा सा बदलाव तब आ जाएगा जब ए बी से बोलेगा भाई सुन, मेरा मूल का पैसा तू बाद में दे दियो एक्स्ट्रा समय पे, लेकिन जो एक्स्ट्रा समय लेने के बदले ब्याज मैं आपसे चार्ज कर रहा हूं उसका पैसा मुझे नगद अभी चाहिए, कुछ पैसे तो मुझे चाहिए, वो ब्याज तो कम से कम मेरा अभी दे दे। इस समय मेरे हाथ में 1 रुपया भी नहीं आया और तू कह रहा है और एक्स्ट्रा मोहलत दो, नया बिल बन रहा है एक्स्ट्रा अमाउंट के साथ, मुझे कुछ अमाउंट तो दे दे भाई, कम से कम ब्याज ही दे दे। इस समय जो एक्स्ट्रा मोहलत के बदले में ब्याज बन रहा है वो आज ही दे दे। तो ऐसे केस में बी राजी हो सकता है, कई सवालों में आपको देखने के लिए मिलेगा। इफ इंटरेस्ट पेड इन कैश सेपरेटली, तो ये एंट्री तो आएगी बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, यानी कि बी कैश भी डेबिट हो जाएगा, कैश भी डेबिट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पुराने बिल का अमाउंट था 1 लाख रुपए और 1,000 रुपये का लग रहा है ब्याज, और कौन है ए, बी से क्या कह रहा है मुझे 1,000 नगद चाहिए, तो 1,000 रुपये कैश में आ जाएंगे, बिल रिसीवेबल बनेगा 1 लाख रुपए का और डेटर यानी बी में आएंगे 1,01,000 रुपये। सर बी में एक कैसे आ जाएंगे, 1,000 से बी को तुमने यहाँ भी तो डेबिट किया है डेटर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट वाली एंट्री में। ठीक है सर, ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या एंट्री होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश टू बिल पेबल, प्रिंसिपल अमाउंट बिल पेबल में आएगा 1 लाख रुपए और 1,000 का ब्याज जो नगद पे कर रहे हैं मिस्टर बी वो टू कैश अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है सर, यानी कि इस एंट्री के साथ कैश डेबिट हो जाएगा, इस एंट्री के साथ कैश क्रेडिट हो जाएगा। ऊपर जो ई केस में एंट्री हो रही है उसमें थोड़ा सा बदलाव आ जाएगा एफ के केस में, बस और कुछ भी नहीं। ये हो गया रिन्यूअल ऑफ अ बिल। उसके बाद है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। जो बी ने बिल दिया है मिस्टर ए को, ए कह रहा है मैं अपने पास नहीं रख रहा, उसे बैंक में भेज देता हूँ, बैंक में सेफ रहेगा, मेरे पास हो सकता है चोरी हो जाए, खराब हो जाए, गुम हो जाए, मेरे पास 100 झंझट है, वो आज ही बैंक में भेज देता है। डिस्काउंट कराने नहीं जा रहा, वो ये नहीं कह रहा बैंक से ये तुम ले लो पैसे, बी से ले लेना, मुझे आज ही पैसे दे दो, नहीं नहीं नहीं, बैंक में जाके ए इतना ही कह रहा है कि आप इसको रख लो और जब समय आए तो बी से पैसे ले आना और मेरे खाते में डाल देना। सर बैंक की सर्विस क्यों देता है, बैंक चार्जेस लेता है इसके बदले में, बैंक अपने अकाउंट होल्डर्स को 100 बार सर्विस देगा क्योंकि उनसे बैंक चार्जेस वसूल करता है बैंक। ठीक है सर, एक यहाँ पे वही एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू सेल, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ए, और जब बिल भेजा जाएगा बैंक में तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। बी कोई एंट्री नहीं करेगा, बी कोई एंट्री पास नहीं करेगा क्योंकि ए है जो बैंक में बिल को दे के आया है, बी को कोई मतलब ही नहीं, वो ए और बैंक के बीच की ट्रांजेक्शन है। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल चला गया, बिल रिसीवेबल अकाउंट हो गया क्रेडिट, कहाँ चला गया, बैंक के पास कलेक्शन के लिए, इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट। अब समय पर उस बिल की अवधि पूरी हो जाने पर 2 बातें हो सकती हैं, या तो पेमेंट हो जाए बी के द्वारा और बैंक बी से पैसा ला के खाते में डाल दे, या पेमेंट ना हो, बी डिसऑनर कर जाए। तो अगर पेमेंट क्लियर हो जाएगी तो एक यहाँ पे एंट्री होगी, पैसा आ जाएगा उसके बैंक अकाउंट में और बैंक ने बिल सेंड फॉर कलेक्शन नाम की जिम्मेदारी खत्म हो जाएगी। ऊपर आपने खाता डेबिट कर रखा था बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट की, बैंक वाले जाएंगे कलेक्ट करके लाएंगे, बैंक वालों ने लाके पैसा तुम्हारे खाते में डाल दिया तो उसको क्रेडिट करके खत्म करो बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को, और बी जब पेमेंट करेगा उसके यहाँ तो एक ही एंट्री बता रखी है मैंने, बिल पेबल टू बैंक, बात खत्म। अगर बी पेमेंट नहीं करता है तो बी के यहाँ पे वही एंट्री है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर यानी मिस्टर ए के यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, वो बी को पकड़ेगा, बी की गर्दन पकड़ेगा, बी अकाउंट को करेगा डेबिट और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को करेगा क्रेडिट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट लिख करके ए कहता है बैंक जाएगा बी के पास और पैसे लाएगा, बैंक गया बट पैसे मिले नहीं, लेकिन बैंक की जिम्मेदारी तो खत्म हुई ना, इसलिए ए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को क्रेडिट करेगा, बी को पकड़ लेगा दोबारा से, बैंक से कहेगा ठीक है तुम गए थे उसके पास, तुम्हारी जिम्मेवारी खत्म, मैं बी से निपटता हूँ, ये बात बोलेगा ए किसको, बैंक। तो ए के यहाँ पे देखते हैं जरा डिसऑनर की क्या क्या एंट्रियाँ होती हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। जब रिटेन टिल मैच्योरिटी का केस है और बी डिसऑनर कर जाए तो एंट्री होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बी की रिवर्स एंट्री हो जाएगी, बी आर टू डेटर को रिवर्स कर देंगे, डेटर टू बी आर। अगर डिस्काउंटिंग का केस था तो एक यहाँ पे डिसऑनर की एंट्री थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, बी टू बी आर की जगह बी टू बैंक अकाउंट आ जाएगा क्योंकि ए बी आर अकाउंट को पहले ही क्रेडिट कर चुका है, बैंक को लेके गया था जब वो बिल बैंक के पास लेके गया था। एंडोर्समेंट के केस में बी अकाउंट डेबिट टू सी आ जाएगा, बैंक की जगह सी आ जाएगा, यानी आप देख रहे हो बी अकाउंट तो डेबिट हो ही रहा है हर बार, ए के यहाँ पे जब बी डिसऑनर कर रहा है बी अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा क्योंकि बी से उसे पैसे लेने वो बी की गर्दन तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, नीचे का अमाउंट चेंज हो जाता है। अगर रिटेन का केस है तो टू बी आर, डिस्काउंटिंग का केस है तो टू बैंक, एंडोर्समेंट का केस है तो टू सी यानी कि एंडोर्सी। अगर रिटायरमेंट का केस है
यहाँ पे डिसऑनर है ही नहीं, वो तो समय से पहले पैसे देगा, डिसऑनर की बात ही नहीं। और बिल सेंड फॉर कलेक्शन का केस है तो बी अकाउंट डेबिट और क्रेडिट हो जाएगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। और बी के यहाँ पे डिसऑनर की यथा तथा सर्वदा एक ही एंट्री है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट। पेमेंट की एक ही एंट्री है, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इंसॉल्वेंसी के केस में आते हैं। इंसॉल्वेंसी, ए के यहाँ पे क्या एंट्री होगी, बी के यहाँ पे क्या एंट्री होगी। पहले वही एंट्री होगी, बी अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। इंसॉल्वेंसी का मतलब है पहले बिल डिसऑनर होगा, बी पेमेंट करेगा नहीं, क्यों? क्योंकि वो इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो चुका है। फिर हम पूरी कोशिश करेंगे उससे कुछ पैसा रिसीव करने की, उसका घर बार बिक जाएगा, वहाँ से हमारे हाथ जो लगेगा उसकी एंट्री करेंगे हम, और पैसा डूब जाने की एंट्री करेंगे। ये होगी इंसॉल्वेंसी की एंट्री। तो जब डिसऑनर होगा, डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये वाली एंट्रीज रिवर्स हो जाएंगी। ये वाली एंट्रीज ए रिवर्स कर देगा और ये वाली एंट्री बी रिवर्स कर देगा, यानी वो बिल समय पर क्लियर हो नहीं पाया। अब ए जाता है बी के पास, देखता है उसकी हालत ख़राब है, नीलामी हो रही है, मकान बिक रहा है, तो वहाँ जाके उसने बोला कि भाई मेरा भी पैसा है इसके ऊपर। उन लोगों ने कहा भीड़ में तुम भी शामिल हो जाओ, देखो मकान बिक के जो आता है तुम्हारे हाथ क्या लगता है, तुम्हें भी दे देंगे थोड़ा पोर्शन। तो ऐसे केस में लेट सपोज 1 लाख रुपए लेने थे और बी को 1 लाख की पेमेंट करनी थी, लेकिन नीलामी में हमारे हाथ केवल 25% पैसा लगा, या इसका 50% ले लो, तो हमें 50,000 मिल जाएंगे, बाकी 50,000 डूब जाएंगे। बैंक अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 50,000, बेड डेट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा 50,000, और हम बी से कहेंगे जा तू जा, 1 लाख रुपए से उसको क्रेडिट करके ख़त्म कर देंगे। सर बाकी के 50,000 की वसूली नहीं करेंगे उससे, अब वो दिवालिया हो चुका है, सड़क पे आ चुका है, बाकी के 50,000 की वसूली का सवाल पैदा नहीं होता है। इसलिए बी को यानी कि डेटर को पूरे 1 लाख रुपए से क्रेडिट कर दिया जाएगा। जो मिल गए वो बैंक में, जो नहीं मिले वो हमारा नुकसान बैड डेट्स अकाउंट के नाम से डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज वाले रूल के हिसाब से डेबिट हो जाएगा। और बी क्या करेगा, बी कहेगा मेरी 1 लाख की लायबिलिटी खत्म, वो क्रेडिटर अकाउंट की लायबिलिटी को ए अकाउंट की लायबिलिटी को डेबिट करके ख़त्म करेगा। कहेगा जिसके बदले मुझे 50,000 देने पड़े उदास चेहरे के साथ, और अंदर ही अंदर मुस्काएगा जिसके बदले 50,000 देने नहीं पड़े। जो पेमेंट हुई वो टू बैंक में आएगी, जो पेमेंट नहीं करी बी ने वो उसका फ़ायदा है, वो उसकी बचत है, वो उसे क्रेडिट करेगा डेफिशिएंसी अकाउंट के नाम से, लेकिन नाम उसे डेफिशिएंसी देगा, दिखाएगा ऐसा कि कम पड़ गए थे इसलिए नहीं दिए, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझ के बचाना चाह रहा था ये पैसा, डेफिशिएंसी अकाउंट लिख करके क्रिएट करेगा। ठीक है, ये इंसॉल्वेंसी की बात हो गई। रही बात एकोमोडेशन बिल की, तो ये हम क्वेश्चन में डील करेंगे। जब कोई क्वेश्चन करेंगे इसकी थ्योरी पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, जब कोई क्वेश्चन देख लेंगे तो हमें पूरे तरीके से समझ में आ जाएगा एकोमोडेशन बिल क्या कहना चाहता है। इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तो एग्जाम में थ्योरी तो आनी नहीं, क्वेश्चन के थ्रू इसको पूरा डील करके चलेंगे एकोमोडेशन बिल क्या है कैसे। ठीक है सर, तो ये थी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन अपने पास। इससे रिलेटेड कोई डाउट है, ऊपर नंबर है। वीडियो अगर यूट्यूब पर देख ही रहे हैं ऑब्वियसली आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे फ्यूचर में भी। और पर्सनल मेरा मोबाइल नंबर भी लिखा हुआ है ऊपर, अगर आपको वैसे भी कोई डाउट है मुझे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना है। मेंटोरशिप है, गाइडेंस है, स्केड्यूलिंग है, एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड कोई बातें हैं, वीडियो से रिलेटेड कोई पॉइंट है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट। ओके सर, चलो क्वेश्चंस की तरफ अब हम बढ़ेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दोज सेलेक्टेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में मैंने कहा ज़्यादा रेलिवेंट हैं एज़ कम्पेयर टू अदर क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, अब ये मत पूछना ये कहाँ से, मैट्रिल से, आरटीपी से, कहाँ से, एमटीपी से, पीवाईक्यू, सब जगह से सेलेक्ट करके मिक्सअप है, उसको क्वेश्चंस की सीरीज़ में नाम दे दिया मैंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 करके। इतना भरोसा तो रख ही सकते हो कि आईसीआई की मैट्रिल से ही होंगे, कहीं बाहर से तो बनाया नहीं मैंने, बस इतना भरोसा काफ़ी है। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक ऑफ के कतराक्स बुक। तो कोई के करके, इसकी शॉर्ट फॉर्म के रख लेते हैं हम। के की बुक्स में कुछ जर्नल एंट्रीज हमें करनी है। 1 2 3 4 4 केसेस हैं। पहला केस, केकेज एक्सेप्टेंस टू बासु। पहले तो इस लाइन का मतलब समझो, केकेज एक्सेप्टेंस टू बासु का क्या मतलब है। कोई व्यक्ति है बासु, उसे पैसे लेने थे मिस्टर के से। बासु ने बिल बनाया और के से कहा एक्सेप्ट कर ले बाबा, एक्सेप्ट करके दे, साइन करके दे। के ने एक्सेप्ट किया, साइन करके दी। दिस इज कॉल्ड केकेज एक्सेप्टेंस टू बासु। तो वो के लिए बिल पेबल रहा होगा या बिल रिसीवेबल? सर वो बिल पेबल रहा होगा, क्योंकि उसने एक्सेप्ट किया है कि मैं पेमेंट कर दूंगा। तो के लिए एक बिल पेबल था 2,500 रुपये का, जिसके बदले उसे 2,500 की पेमेंट करनी थी।
डिस्चार्ज्ड यानी उसने पेमेंट कर डाली, वो भी कैसे, बाय अ कैश पेमेंट ऑफ 1000 रुपये। यानी के की एक बिल पेबल नाम की लाइबिलिटी थी, क्रेडिट बैलेंस था 2500 रुपये का, उसने उसकी पेमेंट कर दी कैसे, 1000 रुपये तो नगद दे दिए, एंड अ न्यू बिल फॉर दी बैलेंस, और बाकी के लिए वो कह रहा है एक नया बिल बना दो, मतलब ये रिन्यूअल का केस हो गया। 2500 में से उसने 1000 तो दे दिया और कह रहा है बाकी के 1500 के लिए प्लीज एक नया बिल बना दे मिस्टर बासु। बासु ने कहा ठीक है नया बिल बना दूंगा, बट प्लस 50 रुपये ब्याज के लगाऊंगा उसमें। 50 रुपये किसके लगाऊंगा, ब्याज के लगाऊंगा, 50 रुपये फॉर दी ब्याज। के ने ये नया बिल कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। अब के यहाँ पे क्या जनरल एंट्री होगी, सुनो, पुराना बिल कैंसिल 2500 रुपए का, बोलो पुराना बिल कैंसिल के नहीं, हाँ सर, पुराने बिल को वो डेबिट कर देगा। भाई पुराना बिल एक लायबिलिटी है, वो कैंसिल हो रहा है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है, कैंसिल होगी लायबिलिटी तो डेबिट कर दी जाएगी, इसलिए पुराने बिल को डेबिट कर दिया भाई, बिल पेबल 2500 रुपये से। और उसने किया क्या, उसने इसके बदले 1000 रुपये तो नगद दिए हैं, टू कैश अकाउंट 1000, और बाकी का नया बिल आ गया, टू बिल पेबल न्यू अकाउंट 1550 का, 50 रुपये किस चीज के, इंटरेस्ट के नाम के। के ऊपर ये इंटरेस्ट लग रहा है, के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, इसलिए वो उसको डेबिट करेगा। बिल पेबल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल पेबल अकाउंट। ये हो गई पहले केस की एंट्री। केस नंबर 2, जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस फॉर 4000 रुपये। जी गुप्ताज एक्सेप्टेंस का मतलब जी गुप्ता ने किसी बिल को एक्सेप्ट किया था और कहा था कि हाँ मैं 4000 रुपये दे दूंगा, विच वॉज एंडोर्स्ड बाय के टू MM, यानी M मेहता। के ने जी गुप्ता की एक्सेप्टेंस MM को एंडोर्स कर दी। मतलब सीन क्या बन रहा है, आओ जरा सीन दिखाता हूं, पहले तुम्हें सीन देखना जरूरी है। ये लो, हम रखते हैं बीच में के को, ये है के, ये है जी गुप्ता, और ये है M मेहता। जी ने एक बिल साइन करके के को दिया और कहा मैं पेमेंट कर दूंगा। ये जी के लिए है बिल पेबल और के लिए है बिल रिसीवेबल। के को पैसा मिलेगा, बिल रिसीवेबल, जी पेमेंट करेगा, बिल पेबल। इट वॉज एंडोर्स्ड बाय के टू MM। ये बिल के ने आगे किसको दे दिया था, MM को एंडोर्स कर दिया था, और MM से कहा था तू ही डायरेक्ट पैसे ले लियो जी से। जी को के ने फोन करके कह दिया भाई तू पैसे डायरेक्ट MM को दे दियो, उसे मुझसे लेने, मुझे तुझसे लेने, तो एक काम कर तू डायरेक्ट उसी को दे दियो। ये डील तय हो गई थी, बट इट वॉज डिसऑनर्ड। माई गुडनेस, जी ने समय पर MM को पैसे दिए नहीं। अब गुस्सा आएगा नहीं आएगा MM को, बिल्कुल आएगा। वो जी से झगड़ा करेगा या के की गर्दन पकड़ेगा, वो के की गर्दन पकड़ेगा, क्योंकि के ने ये बिल जी से साइन करवा के MM को दिया था। पैसा मिल जाए तो MM खुश है, ना मिले तो वो के को ही पकड़ेगा। मतलब के की गर्दन किसके हाथ में, MM के हाथ में, और के किसकी गर्दन पकड़ेगा, जी की। एंट्री क्या होगी, जी यानी जी गुप्ता अकाउंट डेबिट टू MM अकाउंट। जिसकी गर्दन आपके हाथ में वो डेबिट, आपकी गर्दन जिसके हाथ में वो आपकी लायबिलिटी यानी क्रेडिट। और 20 रुपए नोटिंग चार्जेस के और लग गए हैं। MM कह रहा है के 4000 नहीं 4020 लूंगा तेरे से, क्योंकि वो बिल क्लियर नहीं हुआ, मैंने नोटिंग में जाके कंप्लेंट करी, नोटरी पब्लिक ने 20 रुपए अलग ले लिए मेरे से, वो भी तुम्हारी गलती की वजह से, तुमसे ही वसूल करूंगा। तो M मेहता में क्रेडिट 4020 हो जाएगा। अब के वो 20 रुपए अपनी जेब में तो भुगतेगा नहीं, क्योंकि के भी गलती नहीं थी, गलती असली जी की थी, उसने वो बिल क्लियर नहीं करा, इसलिए के भी आगे जी से कितना रिसीव करेगा, 4000 नहीं 4020, वो 20 रुपए उसके ऊपर बढ़ा देगा, के जी के ऊपर। ठीक है सर। थर्ड केस, डी दलाल करके एक व्यक्ति है, उसने अपना बिल रिटायर कर दिया 2000 रुपए का, जो कि के ने बनाया था, और 10 रुपए का डिस्काउंट ले लिया। रिटायर का मतलब है समय से पहले पैसे दे दिए, तो के ने उसे 10 रुपए का डिस्काउंट दिया। के यहाँ पे क्या एंट्री होगी ये बताओ। के बैंक में आ जाएंगे 1990 रुपए, 10 रुपए का जो डिस्काउंट दिया के ने वो डेबिट हो जाएगा रिबेट अलाउड के नाम से, और BR पूरा 2000 का क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा। केस नंबर 4, केकेज एक्सेप्टेंस टू पटेल। केकेज एक्सेप्टेंस टू पटेल, जैसे ऊपर लिखा था ना केकेज एक्सेप्टेंस टू बासु, बिल्कुल वैसे ही है। के की पटेल के प्रति एक्सेप्टेंस। पटेल एक व्यक्ति जिसको के से पैसे लेने थे, पटेल ने कहा मैं बिल बना रहा हूं, साइन कर इस पे, एक्सेप्ट कर, तू पैसे देगा। के ने एक्सेप्ट करके वापस लौटा दिया, कह रहा है हाँ मैं पैसे दूंगा। तो के लिए क्या है,
एक बिल पेएबल, दिस इज अ बीपी फॉर मिस्टर के। कितने रुपए का है? 5,000 का। वो के ने डिस्चार्ज कर दिया यानी पे कर दिया। कैसे? उसने पटेल से कहा ये मोदी जी की एक्सेप्टेंस मेरे पास पड़ी है 5,000 की, ये तुम ले लो। तो बिल पेएबल हो गया क्लियर यानी कि खत्म। बिल पेएबल हो जाएगा डेबिट। बदले में पैसे दिए होते तो टू बैंक या कैश आता, बट बदले में हमने क्या दे दिया? मोदी जी का बीआर हमारे पास पड़ा हुआ था। हमने मोदी जी से एक बिल साइन करवा के ले रखा था, हमें यानी के को मोदी जी से पैसे लेने थे। वो बीआर हमने यूज कर लिया किसके अगेंस्ट? जो हमने पटेल को बीपी दे रखा था साइन करके। तो मेरा बीपी नाम की लायबिलिटी खत्म, जिसके बदले में मेरा बीआर नाम का एसेट कट गया। तो लायबिलिटी से एसेट कट जाएगा, लायबिलिटी डेबिट हो जाएगी बीपी और एसेट क्रेडिट हो जाएगा बीआर। बीपी अकाउंट डेबिट टू बीआर, मतलब बीपी के बदले पैसा दो तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश। बीपी के बदले पैसा ना दे के बिल रिसीवेबल दे दो तो बीपी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। ये एंट्री हो गई क्वेश्चन नंबर 1 के चौथे पार्ट की, पूरे तरीके से समाप्त। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। मिस्टर डेविड करके एक व्यक्ति है, उसने 2 बिल बनाए 1 जनवरी 2020 को। उसने ड्रॉ करे हैं, वो ड्रॉवर है। मिस्टर डेविड सेलर है, ड्रॉवर है। वो साइन करवा के दूसरे किसी व्यक्ति से पैसा रिसीव करना चाह रहा है। एक बिल 6,000 का, एक बिल 10,000 का है। 1 जनवरी 2020 को दोनों बिल बनाए जा रहे हैं। द बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर 6,000 इज फॉर 2 मंथ्स। जो पहला बिल है 6,000 रुपये का, उसकी पीरियड है 2 महीने। 1 जनवरी से 2 महीने आगे जाओ, 1 फरवरी 1 मार्च प्लस 3 दिन, 4 मार्च इसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट आ गई। वाइल जो दूसरा बिल है 10,000 रुपये का, वो 3 महीने का है। 1 जनवरी से 3 महीने आगे जाओ, 1 फरवरी 1 मार्च 1 अप्रैल प्लस 3 दिन 4 अप्रैल। इसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल है। दीज बिल्स आर एक्सेप्टेड बाय थॉमस। चलो नाम तो पता चला, कौन ये पैसा देगा? थॉमस। एक्सेप्टर कौन है? थॉमस। तो थॉमस है ड्रॉई, एक्सेप्टर, उसके लिए ये है बिल पेएबल। 4 मार्च 2020 को बता सकते हो 4 मार्च कौन सी तारीख अभी निकाली थी हमने? सर पहला बिल 2 महीने का था, उसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट है 4 मार्च। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। 4 मार्च को थॉमस का फोन आया डेविड के पास और कह रहा है डेविड मैं पैसे ना दे पाऊंगा, प्लीज नोटरी में मत, मैं पैसे ना दे पाऊंगा। पहला बिल जो 6,000 का है उसे रीन्यू कर दे भाई, टू रीन्यू द फर्स्ट बिल प्लीज। वो कह रहा है चल ठीक है यार, बट मैं ब्याज लूंगा। उसने कहा ठीक है। थॉमस कह रहा है हाँ भाई डेविड ठीक है ब्याज ले लियो, बट प्लीज पुराना बिल कैंसिल करके नया बिल बना दे। अब वो ब्याज कैश में दिया जाएगा या नए बिल में जोड़ दिया जाएगा वो भी देखेंगे थोड़ी देर में, सवाल में क्या लिखा हुआ है। लेकिन पहले देखो इंटरेस्ट का रेट कितना है, 18% पर एनम। और कितनी मोहलत और दी जा रही है थॉमस को? फॉर ए पीरियड ऑफ 2 महीने। तो जितने का भी बिल है 6,000 का है पहला बिल, उस पर 18% इंटू 2/12 आ जाएगा, इंटू 2/12। ठीक है सर, उससे ब्याज निकल जाएगा कितने का है। डेविड ने कहा ठीक है मैं इस बात को मानता हूं। 20 मार्च 2020 ये कौन सी तारीख है? पता नहीं सर, अगले बिल की जो डेट है वो तो 4 अप्रैल थी। तो 4 अप्रैल से 20 मार्च, जरा वापस आना, कितने दिन पड़ते हैं सर? लगभग 14 दिन हो गए, नहीं 11 दिन मार्च के और 4 दिन वो 15 दिन, यानी सर आधा महीना हो गया। आधा महीना, 15 दिन यानी आधा महीना। मतलब दूसरा बिल जो 10,000 का था उसकी ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट 4 अप्रैल से 15 दिन यानी आधा महीना पहले 20 मार्च को एक व्यक्ति है थॉमस, मतलब वही व्यक्ति थॉमस ने रिटायर कर दिया ये बिल। मतलब एक बिल के तो पैसे नहीं दे रहा 6,000, कह रहा है मुझे और मोहलत दे दो, और दूसरा जो 10,000 का बिल है उसकी पेमेंट टाइम से पहले कर रहा है। ये तो सर कोई कलाकार व्यक्ति ही नजर आ रहा है। बिल्कुल ठीक। इसके बदले में छूट दी डेविड ने उसको 100 रुपए की बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द रीन्यूड बिल। जो नया बिल बनाया गया था 6,000 के बदले में, जिसमें कुछ ब्याज भी जोड़ा गया था, कहीं नहीं लिखा हुआ ब्याज कैश में, इसलिए जब व्हेनेवर क्वेश्चन इज साइलेंट नए बिल के अमाउंट में जुड़ेगा ब्याज। मिस्टर थॉमस दिवालिया हो गया। ले बता, 6,000 की पेमेंट नहीं करी, उसके बदले में ब्याज लगा के नया बिल बनवा लिया, और नया बिल क्लियर होने के बाद नया बिल की ड्यू डेट पर इंसॉल्वेंट यानी दिवालिया हो गया। हमने उसे 2 महीने और दिए थे, हमने कहा था चल 2 महीने में सुधर जाएगा। आज का भूला 2 महीने बाद घर वापस आ जाएगा तो हम उसे भूला नहीं मानेंगे, लेकिन वो तब भी नहीं सुधरा, वो और ज्यादा बिगड़ गया, दिवालिया ही हो गया। एंड ओनली 50 पैसा इन अ रुपी कुड बी रिकवर्ड फ्रॉम हिज एस्टेट। केवल 50% रिकवरी हो पाई उसके पास से। डेविड के यहाँ पे क्या जनरल एंट्रीज होंगी ये करके दिखाना है आपको। चलो इन दी बुक्स ऑफ मिस्टर डेविड देख लेते हैं। 1 जनवरी 20 को देखो सेल नहीं लिखा हुआ कहीं भी, तो सेल की एंट्री मत करना। मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कहीं भी सेल नहीं हो रही है।
डायरेक्ट बिल बन रहा है तो तुम भी बिल से ही शुरुआत करना, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। जो सेकंड एंट्री होती है हमारी बिल साइन और एक्सेप्ट कराने की ड्रॉअर की बुक्स में, बी आर अकाउंट डेबिट टू डेटर, वही एंट्री करना तुम, बी आर अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। बस बी आर 2 बार आएगा क्योंकि 2 बिल है, नंबर 1 और नंबर 2, एक 6,000 का एक 10,000 का, बी आर में टोटल 16,000 आएगा। फिर तारीख आएगी पहले बिल की ड्यू डेट 4 मार्च। उस दिन क्या किया जा रहा है, उस दिन डेविड कह रहा है चल ठीक है तेरा पुराना बिल कैंसिल कर देता हूँ, इधर आ। थॉमस को उसने बुलाया, इधर आ, पुराना बिल कैंसिल कर दिया, एंट्री करी मिस्टर थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्कुल ठीक। जब पहला बिल एक्सेप्ट किया था तो क्या एंट्री करी थी उसने, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू थॉमस अकाउंट। जब उसे कैंसिल करेगा तो क्या एंट्री करेगा, थॉमस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। डेविड की बात कर रहा हूं। जब डेविड ने बिल एक्सेप्ट करके लिया तो एंट्री करी बी आर टू थॉमस 6,000 6,000, रिवर्स करेगा कैंसिल करेगा तो एंट्री होगी थॉमस टू बी आर 6,000 6,000। अब वो उसके ऊपर ब्याज भी लगाएगा, वो थॉमस को खाली 6,000 से डेबिट नहीं करेगा, वो थॉमस से कहेगा सुन थॉमस इधर आ, तेरी थोड़ी सी गर्दन और दबाता हूं, थॉमस अकाउंट डेबिट। वो बोलेगा किस चीज की, बोलेगा ब्याज की, और ये ब्याज इनकम है मिस्टर डेबिट के लिए, इसलिए इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाएगा। अब निकलेगा कितना सर, ये निकलेगा 6,000 पे 18% इंटू 2/12, 1/6 30 180 रुपये। तो मैंने ये दोनों एंट्रियां मर्ज करके लिख दी यहाँ पे। थॉमस अकाउंट में डेबिट हो रहा है एक बार 6,000 एक बार 180, मैंने इकट्ठा लिख दिया थॉमस अकाउंट डेबिट 6180 टू बी आर अकाउंट 6,000 टू इंटरेस्ट अकाउंट 180। ठीक है सर, ये हुई कुछ बात। उसके बाद नेक्स्ट पहला बिल कैंसिल हो गया, अब नया बिल बनेगा 6,180 रुपये का। जब नया बिल एक्सेप्ट होगा फिर से वही एंट्री होगी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, यानी थॉमस पूरा रुपया आएगा 6,180 क्योंकि ब्याज कैश में नहीं मिल रहा, ब्याज भी नए बिल में ही जोड़ा जा रहा है। और नए बिल को मैंने नाम दिया है 1A, 2 नहीं बोलेंगे इसको, 2 तो ऑलरेडी है, 3 भी नहीं बोलना, कोई नया बिल नहीं है, पुराने बिल के बदले में बन रहा है इसलिए 1A बोल दिया, अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा ये 1A। सर पेपर में भी लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। अब तारीख आई 20 मार्च, दूसरे बिल की ड्यू डेट से 15 दिन आधा महीना पहले हमें पैसे दे गया वो अगला बंदा थॉमस, तो हम कहेंगे बैंक में पैसे आ गए 9,900, हमने उसको छूट दे दी 100 रुपये और हमारा दूसरा बिल भी क्लियर हो गया 10,000 रुपये। बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अलाउड टू बी आर, यानी वही एंट्री हो जाएंगी जो यहाँ सिखाई थी मैंने आपको रिबेट के केस में, रिबेट रिटायरमेंट के केस में, ये रही बैंक अकाउंट डेबिट रिबेट अलाउड डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। चलो ओके सर, फिर क्या होगा उसके बाद देखोगे तुम, ये जो आपने 4 मार्च को 1A बनाया है, पहले बिल के अगेंस्ट जो नया बिल बनाया है, इसके लिए आपने कितना समय दिया था सर, हमने 2 महीने और दिए थे, तो 4 मार्च से 2 महीने आगे जाना, 4 अप्रैल 4 मई, 3 दिन ग्रेस की ऐड करना, डेट आएगी 7 मई। 7 मई को हम सोच रहे थे 6,180 आ जाएंगे, आ जाते तो बहुत खुशखबरी रहती, एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट 6,180 टू बी आर 1A अकाउंट 6,180, लेकिन वो दिवालिया हो गया, ये पैसे आए नहीं, तो ये एंट्री रिवर्स करनी पड़ेगी। थॉमस अकाउंट डेबिट टू बी आर 1A अकाउंट 6180, ठीक है। फिर उससे रिकवरी करेंगे, आधा पैसा बैंक में मिला, आधा पैसा डूब गया टू मिस्टर थॉमस अकाउंट। ये वाली इंसॉल्वेंसी के केस वाली एंट्री देखो, इंसॉल्वेंसी वाली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट, ये एंट्री पास हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस्टर थॉमस अकाउंट, आधे पैसे 3,090 बैंक में, आधे पैसे डूब गए 3,090, और थॉमस तू जा 6,180, तू जा रे बाबा जा, तुझे माफ़ किया, आधा दे दिया तूने ठीक है, आधा डूबा हुआ मान लिया हमने, तू जा, पूरे अमाउंट से क्रेडिट करके उसको ख़त्म कर देंगे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। 1 जुलाई 2019 को कोई व्यक्ति है जॉर्ज, उसने एक बिल बनाया 1,80,000 रुपये का 3 महीने के लिए। 1 जुलाई से 3 महीने आगे जाओ, 1 अगस्त 1 सितंबर 1 अक्टूबर, 3 दिन ग्रेस के 4 अक्टूबर। किसके नाम पे बनाया, हैरी के नाम पे, फॉर म्यूचुअल एकोमोडेशन, एक दूसरे की हेल्प के लिए, म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए बनाया। चलो ठीक है, हैरी एक्सेप्टेड द बिल ऑफ एक्सचेंज, हैरी ने एक्सेप्ट करके वो वापस दे दिया जॉर्ज को। जॉर्ज हैड परचेज्ड गुड्स वर्थ 1,81,000 फ्रॉम जैक ऑन द सेम डेट। इसी दिन 1 जुलाई 19 को जॉर्ज ने जैक नामक व्यक्ति से 1,81,000 का सामान खरीदा था। देखो जॉर्ज को बीच में रखो, मैं बन जाता हूं जॉर्ज। जॉर्ज क्या कर रहा है, हैरी नाम के व्यक्ति पे एक बिल बना रहा है, कह रहा है मुझे 1,80,000 रुपये दे दियो, 3 महीने के बाद ले एक्सेप्ट कर।
उसने एक्सेप्ट करके वापस दे दिया, हालांकि सेल नहीं हुई थी, ये म्यूचुअल एकोमोडेशन के लिए। एक बात तो ये लिखी हुई क्वेश्चन में। दूसरी बात, इसी दिन जॉर्ज ने किसी जैक नाम के व्यक्ति से 181 का सामान भी खरीदा था। तो जॉर्ज के पास एक तरफ हैरी से बिल आया है 180 का, और दूसरी तरफ उसने सामान खरीदा है किसी जैक नाम के व्यक्ति से 1,81,000 का। अब वो करना क्या है, हैरी से पैसे लेने बिल के अगेंस्ट, जो बिल उसने साइन करके दिया है, और जैक से जो सामान उधार खरीदा है जैक को पेमेंट करनी है। ये जॉर्ज के एंगल से दो बातें हो गई। तो जॉर्ज ने क्या किया, जॉर्ज ने वो हैरी वाला बिल जैक को दे दिया। जॉर्ज के पास हैरी का बिल पड़ा हुआ था, उसके अगेंस्ट उसे पैसे मिलने वाले थे। जैक कह रहा था मेरे पैसे कब दोगे, जॉर्ज ने कहा ये हैरी का बिल तुम रख लो, ये पकड़ो, तुम ले लेना पैसे हैरी से डायरेक्ट। इन फुल सेटलमेंट, इन फुल सेटलमेंट से क्या फर्क पड़ जाएगा सर, पता है जॉर्ज को लेने कितने थे 180, बिल कितने का था 180 का, लेकिन जॉर्ज ने जैक से सामान कितने का खरीदा था 1,81,000, 1,81,000 का, 1,81,000 का। फुल सेटलमेंट का मतलब ये हुआ, जॉर्ज ने जैक से कहा लो जी बिल, जैक कह रहा है भाई बिल तो ठीक है चल कोई बात नहीं, बट ये तो 180 का। जैक कह रहा है किससे, जॉर्ज से, ये तो 180 का, बट मुझे तुमसे लेने 181। अब जॉर्ज कह रहा है ठीक है ना यार 1,000 रुपये, थोड़ा डिस्काउंट भी चलता है, क्या हो गया, फुल सेटलमेंट करो, हिसाब क्लियर करो, 180 का बिल पकड़ो। जैक ने कहा चल ठीक है तो रेगुलर कस्टमर है, कोई बात नहीं, मान ली तेरी बात, तो एक 181 के बदले में 180 का बिल दे जा, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात कह दी जैक ने जॉर्ज से। 1 सितंबर 19 को जैक ने गुड्स खरीदे हैरी से। ओ माय गॉड, अब जॉर्ज पिक्चर से बाहर है, अब हैरी और जैक के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है। हैरी सेलिंग द गुड्स टू जैक, जैक खरीद रहा है हैरी से, ठीक है सर, जैक खरीद रहा है हैरी से, मतलब अब जैक के सर पे लायबिलिटी मंडराएगी हैरी के नाम की, जैक के सर पे लायबिलिटी मंडराएगी हैरी के नाम की, बिल्कुल ठीक। जैक ने उस लायबिलिटी को दूर करने के लिए जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी। माय गॉड, पहले मुन्ना के घर से चोरी करके लाया, फिर मुन्ना इधर से चोरी करके ले गया, जमाइला इतनी हेरा फेरी, बिल्कुल इतनी हेरा फेरी हो रही है। जॉर्ज नामक व्यक्ति ने पहले वो बिल लिया हैरी से साइन करवा के, और वो दे दिया जैक को, पकड़ो जी तुम ले लेना हैरी से पैसे। और जैक हैरी से पैसे कैसे ले, जैक ने हैरी से सामान खरीद रखा, जैक ने हैरी को कहा ये पकड़ो जी बिल, जैक को पता नहीं था वो बिल उसको जो जॉर्ज ने दिया है वो हैरी से ही आया है। तो हुआ क्या, अल्टीमेटली हैरी का बिल जॉर्ज के थ्रू, जैक के थ्रू, फिर हैरी के पास पहुंच गया। ओ माय गॉड, इतनी हेरा फेरी। दोबारा रिपीट करता हूं, हैरी का साइन किया हुआ बिल जॉर्ज के पास आया, जॉर्ज ने जैक को दिया, जैक ने वो हैरी को लौटा दिया, जैक ने हैरी को लौटा दिया, हैरी का बिल हैरी के ही पास आ गया। एंड 9,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू हैरी। इसको भी देखेंगे क्या करना है। फिर 1 अक्टूबर 19 की तारीख को हैरी ने सामान खरीदा 2 लाख रुपए का जॉर्ज से। हैरी ने अमाउंट ड्यू की पेमेंट कर दी जॉर्ज को, चेक से नेसेसरी एंट्री करके दिखाई है हैरी और जॉर्ज के यहाँ पे। जैक की एंट्री नहीं मांगी, हैरी और जॉर्ज के यहाँ पे एंट्री करनी है आपको। जैक को भूल जाओ सर, हाँ जैक को वैसे भी सब भूल ही जाते हैं, बेचारा डूब जो गया था पानी में, इसलिए हम हैरी और जॉर्ज के यहाँ पे एंट्री करेंगे केवल। अब तुम्हें जितना दिखने में सवाल खतरनाक लग रहा था ना, असलियत में जब तुम एंट्री करने जाओगे तुम्हें सवाल बहुत ही टुच्चा नजर आएगा। देखो जरा, हैरी के यहाँ से बात करते हैं। हैरी ने सबसे पहले 1 जुलाई 19 को बिल साइन करके दिया जॉर्ज को, बिल्कुल ठीक है सर। तुम पहले हैरी के एंगल से बात करना चाहोगे या जॉर्ज के एंगल से बात करना चाहोगे? सर जॉर्ज के एंगल से कर लेते हैं। लो जॉर्ज के एंगल से बात कर लो पहले। जॉर्ज ने बिल बनाया, हैरी से साइन करवा के वापस ले लिया 1 जुलाई को, तो जॉर्ज की एंट्री हो जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 180। फिर उसके बाद लिखा हुआ है जॉर्ज के लिए कि जॉर्ज ने कुछ सामान खरीदा है जैक से, परचेज अकाउंट डेबिट टू जैक अकाउंट 181। और फिर जॉर्ज ने क्या किया, जैक को बुलाया, जैक से कहा इधर आओ, कितने पैसे लेने हैं तुम्हें? जैक कह रहा है 181, तो जैक अकाउंट डेबिट 181। जॉर्ज ने कहा बदले में ये पकड़ो 1,80,000 का बिल जो मेरे पास हैरी से आया है, और वो कह रहा है बाकी के 1,000। जैक कह रहा है, जॉर्ज कह रहा है वो तो डिस्काउंट दे दो यार। चलो हैरी ने कहा जैक ने कहा चलो ठीक है, तो ये जॉर्ज ने डिस्काउंट रिसीव कर लिया, ये क्रेडिट हो जाएगा टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000 रुपये। उसके बाद चर्चा यहाँ से आती है, फिर जॉर्ज का रोल यहाँ शुरू होता है। 1 अक्टूबर 19 को हैरी परचेज गुड्स वर्थ 2 लाख फ्रॉम जॉर्ज, मतलब जॉर्ज ने सेल करी है 2 लाख रुपए की हैरी को 1 अक्टूबर 2019 को।
तो 1 अक्टूबर 2019 को जॉर्ज के यहाँ पे एंट्री हो जाएगी, हैरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। इससे पहले ही पिक्चर से बाहर रहा था जॉर्ज, 1 अक्टूबर को दोबारा वापस आया हैरी को सेल करते हुए। ठीक है सर। और लास्ट में क्या एंट्री लिखी हुई है, हैरी पेड द अमाउंट ड्यू टू जॉर्ज बाय चेक। हैरी के जितने भी पैसे फाइनली निकल रहे थे सारी सेटलमेंट के बाद जॉर्ज की तरफ, वो हैरी ने जॉर्ज को पेमेंट कर दी चेक से। तो जॉर्ज को पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, हैरी से मिलेगा तो हैरी अकाउंट क्रेडिट 1 अक्टूबर 19 को। सर ये बताओ ये 20,000 कैसे आया? चलो एंट्री तो आपने कर दी बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट, 20,000 कैसे आया? बहुत सिंपल तरीके से तुम देख लो हैरी का क्या हिसाब किताब बन रहा है जॉर्ज की बुक्स में। पहले हैरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया 1,80,000 रुपये से पहली एंट्री में, दूसरी एंट्री में हैरी आई नहीं, तीसरी में भी नहीं है, चौथी एंट्री में हैरी को डेबिट किया जा रहा है 2 लाख रुपए से। तो डेबिट और क्रेडिट को अगर आप काटोगे तो ये डेबिट बचेगा 20,000 रुपये। डेबिट का मतलब होता है हमें पैसे लेने हैं, तो हमें हैरी से 20,000 रुपये लेने हैं, जॉर्ज को हैरी से 20,000 लेने हैं। तो हैरी ने कहा ये पकड़ चेक, तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू हैरी अकाउंट 20,000 20,000। ओके सर। देयर आफ्टर इन द बुक्स ऑफ हैरी, हैरी जब साइन करके देगा जॉर्ज को 1 जुलाई 19 को, तो एंट्री करेगा जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 180 उसके बाद क्या हो रहा है, बीच में हैरी ने एक काम और करा है, हैरी ने सेल करी है जैक नाम के बंदे को 1 सितंबर को, तो एंट्री करेगा जैक अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट 190 सवाल में लिखा हुआ है 1 सितंबर 19 को जैक परचेज गुड्स 190 फ्रॉम हैरी, मतलब हैरी ने सेल करी है ना, तो हैरी ने सेल की एंट्री पास कर दी जैक अकाउंट डेबिट टू सेल। बस ये देखते चलो किसके साथ क्या हो रहा है और एंट्री डालते हुए चलो, बहुत सिंपल है। फिर क्या हो रहा है, 1 सितंबर को हैरी ने क्या क्या लिखा हुआ है देखते हैं जरा, जैक परचेज गुड्स फ्रॉम दिस, जैक एंडोर्स द बिल ऑफ एक्सचेंज रिसीव्ड फ्रॉम जॉर्ज टू हैरी, मतलब हैरी के पास वही बिल वापस आ रहा है। हैरी ने ऊपर जो ये बिल पेबल दिया था साइन करके जॉर्ज को, जॉर्ज ने ये जैक को दे दिया था इस वाली एंट्री में, इस वाली एंट्री में, और यही बिल अब जैक ने हैरी के पास वापस पहुंचा दिया। तो हैरी के पास बिल वापस आ रहा है, हैरी के पास एक बिल आ रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 180, ठीक है। और साथ ही साथ क्या लिखा हुआ है, एंड पेड 9,000 इन फुल सेटलमेंट टू हैरी, और आगे व्यक्ति जैक ने 9,000 रुपये नगद दे दिए। देखो भाई कितने की परचेज करी है जैक ने हैरी से, 190 की, तो एक तो वो 180 का बिल दे रहा है उसे। तो हैरी ने कहा जैक मेरे बाकी के 10,000, उसने कहा इसमें से 9,000 नगद पकड़, तो हैरी के पास 9,000 कैश आ गए, बचे 1,000। वो कह रहा है यार अब 1,000 की माफ़ी दे दे, हम भी औरों को माफ़ी देते हैं, हमने जॉर्ज को माफ़ी दी, तू हमें माफ़ी नहीं देगा? तो हैरी ने कहा चल ठीक है 1,000 का डिस्काउंट देता हूँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 1,000 टू जैक अकाउंट 1,90,000। ठीक है सर, मतलब हैरी ने जैक को सेल करी 190 की, जिसके बदले में 180 का बिल आया, 9,000 नगद आए, 1,000 का डिस्काउंट दे दिया और जैक अकाउंट में क्रेडिट हो गया पूरा 1,90,000। 1 सितंबर 19 को एक एंट्री और आ जाएगी, किस चीज़ की? अब हैरी देख रहा है कि मेरे पास जो बिल आया है जैक से, जैक जो मुझे बिल दे गया उस पर तो मेरे ही साइन हो रखे, ये तो मैंने दिया था जॉर्ज को, वही घूम के मेरे पास आ गया, तो इस बिल पे तो मेरे ही साइन है, तो ये मुझे अपने आप को पेमेंट थोड़ी ना करनी पड़ेगी, ये तो कैंसिल करना पड़ेगा। इसको तो कैंसिल कर देंगे, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट ही हो जाए, कोई व्यक्ति अपने आप को पेमेंट थोड़ी ना करेगा। इसलिए इस एंट्री का ध्यान रखना, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एक तरफ ये लायबिलिटी खड़ी है बिल पेबल की और एक तरफ ये बिल रिसीवेबल नामक एसेट है वही जो हमने खुद साइन करके हमारे पास खुद गोल घूम के वापस आ गया, तो ये आपस में कट जाएगा। बिल पेबल की लायबिलिटी किसी और व्यक्ति के प्रति होती तो ये जिंदा रहती, बिल रिसीवेबल का पैसा किसी और से लेना होता तो ये जिंदा रहता एसेट, लेकिन ये लायबिलिटी भी हमारी है, ये एसेट भी हमारा खुद का ही है, तो हम अपनी एक जेब से निकाल के पैसा दूसरी जेब में थोड़ा ना रखेंगे, इसलिए एंट्री काट देंगे। बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट थोड़ा ना करेंगे। ओके सर। फिर 1 अक्टूबर 19 को हैरी ने सामान खरीदा जॉर्ज से, परचेज अकाउंट डेबिट टू जॉर्ज अकाउंट, और जॉर्ज को उसने पेमेंट कर दी जॉर्ज टू बैंक 20,000। यही वाली एंट्री जॉर्ज के यहाँ पे हो रही थी बैंक टू हैरी, हैरी के यहाँ पे होगी जॉर्ज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 20,000 20,000। बिल्कुल साधारण है, पढ़ने में बहुत मुश्किल लग रहा था बट करने में तो कुछ था ही नहीं इस सवाल में। यस, सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स सवाल नंबर 4। उससे पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, 1 मिनट आई थिंक। हाँ, ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार। रीटा ओड 1 लाख टू श्रीमान। पहले इसका मतलब समझो।
रीता ओड 1 लाख टू श्रीमान। रीता के सर पे 1 लाख रुपए उधार थे, किस व्यक्ति के? श्रीमान के। 1 अक्टूबर 19 को रीता ने एक्सेप्ट करके एक बिल दे दिया श्रीमान को और कहा 3 महीने बाद पैसे दे दूंगी। श्रीमान ने बिल बनाया 1 लाख रुपए का, ठीक है, और एक्सेप्ट कर दिया रीता ने, कह रही है हाँ मैं 3 महीने बाद पैसे दे दूंगी, बेफिक्र रहो। श्रीमान ने वो बिल बैंक से समय से पहले जाके डिस्काउंट करा लिया 99,000 रुपए में। बैंक वालों ने 1,000 डिस्काउंटिंग चार्जेस के काट लिए। 1 अक्टूबर को बिल बना था, 3 महीने की डेट अगर गिनोगे 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी प्लस 3 दिन, 4 जनवरी की ड्यू डेट थी, लेकिन 2 ही दिन रुका, 3 महीने छोड़ो 2 ही दिन रुका श्रीमान, 3 अक्टूबर को ही बैंक से जाके डिस्काउंट करा लाया। बैंक वालों ने कहा 1,000 रुपये कटेंगे डिस्काउंटिंग चार्जेस की। ड्यू डेट से पहले 4 जनवरी से पहले रीता ने अप्रोच किया श्रीमान को और कहा श्रीमान रीन्यू कर दे बिल, मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी। अब श्रीमान गुस्सा हो रहा है, श्रीमान कह रहा है कोई बात नहीं, रिन्यूअल की तो कोई बात नहीं थी, मैं तुझे और मोहलत दे दूंगा, तेरे से ब्याज भी वसूल कर लूंगा रीटा, लेकिन एक समस्या है, ये बिल तो मैं बैंक से डिस्काउंट करा लाया था, बिल बैंक के पास है, बैंक आएगा तुम्हारे पास पैसे लेने के लिए और तुम उसे पैसे नहीं दोगे तो बैंक मेरी गर्दन पकड़ेगा, मुझे बैंक से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, फिर मैं तुम्हारा पुराना बिल कैंसिल करूंगा, फिर मैं नया बिल के लिए ब्याज लगाऊंगा और नया बिल ड्रॉ करूंगा, बहुत सारे काम हो जाएंगे इसमें। श्रीमान ने कहा चल ठीक है रीटा तेरे लिए ये भी सही, लेकिन 50,000 तो अभी दे दे मुझे, 50,000 तो कम से कम अभी दे दे, बैंक मेरी गर्दन पकड़ेगा। रीटा आपने पैसे नहीं दिए बैंक को, बैंक मेरी गर्दन पकड़ेगा, अब मैं बैंक को पैसे कहाँ से दूंगा, मैं खुद बैंक से समय से पहले क्लियर करवा के लाया था, बिल डिस्काउंट करा के लाया था, मुझे अर्जेंट पैसों की जरूरत थी, अब बैंक आएगा मेरी गर्दन पकड़ने, तुमने समय पे पैसे दिए होते ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद भी करूं, मैं बैंक को क्लियर भी कर दूं, पर बैंक को पूरे पैसे नहीं देने के पास, तो तुम मुझे 50,000 तो दो कम से कम, ताकि मैं बैंक को क्लियर कर सकूं, बाकी का बचा हुआ हिसाब हम बाद में कर लेंगे। टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम, इसका भी मतलब देखेंगे। फॉर 3 months ऑन दी बैलेंस रीटा शुड एक्सेप्ट अ न्यू बिल, और बाकी के लिए नया बिल बनाया जा रहा है, देख लेंगे क्या मतलब है इसका। दीज अरेंजमेंट्स वर कैरिड आउट, ये सारे काम कर दिए गए, लेकिन बाद में मतलब 50,000 रुपये नगद दे दिए रीटा ने, बैंक को भी क्लियर कर दिया गया, ब्याज भी लगा दिया गया, नया बिल भी बना दिया गया, नया बिल भी क्लियर नहीं हुआ रीटा से। नए बिल के वक्त रीटा ने उल्टा ही सरेंडर कर दिया, बिल्कुल ही दिवालिया हो गई, इंसॉल्वेंट हो गई, और उसका घर बार बिक गया और हमें केवल 40% की रिकवरी हो पाई वहां से। श्रीमान के यहाँ पे क्या जनरल एंट्रीज होंगी ये करके दिखाना, ये है सवाल की रिक्वायरमेंट। इन द बुक्स ऑफ श्रीमान क्या जनरल एंट्रीज होंगी। सबसे पहले 1 अक्टूबर 19 को बिल आएगा उसके पास रीटा से, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा 1 लाख 3 अक्टूबर को वो बैंक से छुट्टा करा लाया उसको, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR 99 1000 1 लाख। 4 जनवरी 2020 को रीटा ने धोखा दे दिया, ड्यू डेट पर रीटा ने धोखा दे दिया, मतलब रीटा ने कहा मैं पैसे नहीं दे पाऊंगी, अब भले ही चाहे वो आगे से आके मना कर दे, भले ही डिसऑनर हो, एंट्री तो वही होगी। तो श्रीमान ने कहा पैसे नहीं दे पाएगी कोई बात नहीं है, गर्दन दे दे अपनी ला। रीटा अकाउंट डेबिट उसने फिर से उसको डेबिट कर दिया 1 लाख रुपए से, और बैंक वाले तो 1 लाख रुपए काट लेंगे। कुल मिलाकर के डिस्काउंटिंग के केस में डिसऑनर की क्या एंट्री होती है इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर, दिखाता हूं आपको। ए श्रीमान है, ड्रॉवर है, अगर डिस्काउंटिंग के केस में डिसऑनर हो जाए तो क्या एंट्री है, वो डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डेटर यानी रीटा को पकड़ेगा, डेबिट करेगा और बैंक को क्रेडिट करेगा, वही एंट्री यहां पे लिखी हुई है, रीटा अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए, ये होगी डिसऑनर की एंट्री। मतलब बैंक को 1 लाख रुपए दे दिए और रीटा से बात करनी रह गई। अब श्रीमान के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उसने बैंक से कहा तुम 1 लाख पकड़ो, निकलो यहां से, रीटा से मैं हिसाब कर लूंगा, रीटा से उसने हिसाब करना है। अब रीटा के ऊपर लगेगा पहले तो ब्याज, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, कितने रुपए का, इंटरेस्ट ऑन द रिमेनिंग अमाउंट, 50,000 तो रीटा नगद दे रही है, बाकी के 50,000 पे ब्याज लगेगा। तो एक काम करो, ब्याज की बात बाद में करते हैं, थोड़ी कंफ्यूजन फैलेगी, पहले सुनो। रीटा से अब हमें कितने पैसे लेने हैं, 1 लाख रुपए लेने हैं। रीटा से हमने कहा 50,000 रुपए टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑन रिमेनिंग अमाउंट एट 12% पर एनम फॉर 3 months, पैसा कैश में दे दे इमीडिएटली। मतलब कैश में हम उससे पता है कितना मांग रहे हैं, हम कह रहे हैं आधा पैसा दे कैश में 50,000 प्लस बाकी के बचे 50,000 पे 12% के हिसाब से 3 महीने के लिए जो 1,500 रुपये बनते हैं वो पैसे भी नगद दे दो। टोटल 51,500 रुपीज हम नगद मांग रहे हैं उससे।
50,000 बी पेड इमीडिएटली टुगेदर विद इंटरेस्ट। मूल में से 50,000 और बचे हुए 50,000 पे जो 1,500 का ब्याज है वो टोटल 51,500 रुपये हमें अभी नगद दो। तो हमने रीटा पे लगाया 1,500 का ब्याज, रीटा अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। अब रीटा से टोटल कितने रुपए लेने हैं? 1,00,000 रुपए मूल के प्लस 1,500 रुपए ब्याज के। रीटा ने कहा 1,00,000 में से 50,000 मूल में से और 1,500 ब्याज के, अभी नगद पकड़ो, टोटल 51,500। कैश अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट 51,500। और बाकी का जो मूल बचा हुआ 50,000 उसके लिए नया बिल साइन करके दे दिया उसने, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा अकाउंट 50,000। ओके सर, तो पहले ब्याज लगाओ। ब्याज लगेगा केवल बचे हुए 50,000 पे 12% 3 महीने के लिए। फिर आधा पैसा 50,000 और ब्याज 1,500, टोटल 51,500 रिसीव कर लो और बाकी के आधे के लिए बिल ले लो, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू रीटा 50,000। अब हम सोच रहे थे कि ये नया वाला बिल रह गया, ये वाला 50,000 का ये रीटा दे देगी, लेकिन 7 अप्रैल को ये बिल भी डिसऑनर हो गया। रीटा अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल 50,000। हाँ, ये बिल हम बैंक को नहीं दे के आए थे, ये हमारे पास ही था, इसलिए इसके डिसऑनर की एंट्री होगी रीटा टू BR, ना कि 4 जनवरी की तरह रीटा टू बैंक। और हमने खूब कोशिश करी लेकिन 40% पैसा ही रिकवर हुआ। बैंक अकाउंट डेबिट 20,000, 50,000 का 40% 20,000, बाकी 30 डूब गए। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30 और रीटा से हमने कहा चल तू जा, बाय बाय 50,000। 20 मिल गए, 30 डूब गए, कोई बात नहीं, जा, तेरी हालत खराब है, जाओ, टाटा बाय बाय। ये इंसॉल्वेंसी के केस में एंट्री होती है हमारे पास। ठीक है सर, ओके जी। चलो अब हमारे पास ये आखिरी 2 क्वेश्चंस रह जाते हैं, इनको कवर अप करने की कोशिश करते हैं और वीडियो को सम अप करते हैं। फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन ऑफ एक्स एंड वाई ऑन 1 अप्रैल 2019। म्यूचुअल एकोमोडेशन का मतलब होता है एक्स और वाई ने एक दूसरे की मदद करने के लिए एक बिल बनाया। असलियत में बिल ऑफ एक्सचेंज कब बनता है? जब एक्स या वाई के बीच में सेल परचेज की ट्रांजैक्शन हो रही हो, एक्स और वाई के बीच में। लेकिन कई बार इस स्कीम का सहारा भी लिया जाता है म्यूचुअल एकोमोडेशन के थ्रू। कोई सेल वेल नहीं हुई, हो क्या रहा है, एक्स और वाई दोनों को पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा करें, एक्स तो बिल ड्रॉ कर दे वाई के नाम पे, ठीक है, वाई उसे एक्सेप्ट करके एक्स को लौटा देगा। तो एक तरीके से वाई की लायबिलिटी बन गई एक्स की तरफ कि वाई एक्स को पैसे देगा। अब ये बिल रिसीवेबल आ गया एक्स के पास, एक्स इसे लेके बैंक के पास जाएगा, बैंक से कहेगा देखो जी मेरे पास एक बिल पड़ा हुआ है, वाई का एक्सेप्टेड बिल है, इसको तुम डिस्काउंट कर दो, अभी मुझे पैसे दे दो, कल को तुम वाई से ले लेना। डिस्काउंट करने के बाद पैसे आ जाएंगे एक्स के हाथ में, और वो पैसा एक्स ही नहीं रखेगा, वो पैसा वाई भी रखेगा, क्योंकि दोनों को ज़रूरत थी। अगर दोनों को ज़रूरत है तो, अगर खाली वाई एक्स की मदद के लिए ये काम कर रहा है तो भी पॉसिबल, अगर वो बहुत गहरा दोस्त है। लेकिन अगर दोनों एक दूसरे की मदद के लिए काम कर रहे हैं तो बैंक से जो डिस्काउंटिंग चार्जेस का पैसा है वो दोनों में बटेगा। और नॉर्मल यही होता है, दोनों एक दूसरे की मदद के लिए काम करते हैं तो बैंक से जो पैसा है वो दोनों में बटेगा। लेकिन सर एक समस्या है, मैंने कहा कौन सी? सर डिस्काउंटिंग तो करा ली, लेकिन जब ड्यू डेट आएगी तो बैंक पहुंचेगा वाई के पास और बैंक तो वाई से पूरे पैसे मांगेगा। तो सर वाई ने तो आधा ही पैसा यूज़ किया है, वाई आधा पैसा दे देगा, बाकी का आधा तो एक्स ने भी यूज़ करा है। तो ड्यू डेट पर एक्स जो है वो अपना आधा पैसा वाई को देता है। बैंक के वाई के पास पहुंचने से पहले वाई एक्स को फ़ोन करता है, कह रहा है बैंक आने वाला है, मेरे आधे पैसे तो तैयार है, बाकी तो अपने आधे पैसे भिजवा दे ताकि मैं टोटल पैसे बैंक को दे सकूँ और बैंक को रफा दफा कर सकूँ। ये होती है पूरी म्यूचुअल एकोमोडेशन की साइकिल। अब ज़रूरी नहीं है आधा आधा यूज़ हो, कोई और प्रोपोर्शन भी हो सकता है, मैंने समझाने के लिए आधा आधा बोल दिया आपको। चलो तो पढ़ते आगे। एक्स ड्रू अ 4 months बिल ऑन वाई फॉर 4,000। एक्स ने 4 महीने का बिल बनाया, 4,000 रुपये का वो बिल है, वाई से एक्सेप्ट करवा के अपने पास रख लिया। वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, ठीक है, उसी दिन वाई ने एक्सेप्ट करके वो बिल एक्स को लौटा दिया। एक्स उसे अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि अल्टीमेटली एक्स को वाई से पैसा नहीं लेना, वो कौन सी डेट का इंतजार करेगा, वाई से पैसा थोड़ी लेना है, तो एक दूसरे की हेल्प के लिए करें। तो वाई सीधा पहुंचेगा उसे, एक्स सीधा पहुंचेगा उसे बैंक से डिस्काउंट कराने के लिए। तो अगली लाइन वही लिखी हुई है, एक्स डिस्काउंट्स द बिल फ्रॉम हिज बैंकर्स, और बैंकर ने 6% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्ज किए। एंड जितना भी पैसा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटवाने के बाद एक्स के पास आया, उसमें से एक्स ने 50% आधा पैसा वाई को पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के दोनों एक दूसरे की मदद ही कर रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति को एक्सेप्टर बनना ही पड़ेगा जो कि वाई ने कहा, ठीक है। ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू। माय गॉड, मैंने आपको बताया था वाई ने बिल एक्सेप्ट करके रिस्क लिया, पूरा रिस्क वाई ने लिया, मदद दोनों की हो रही है, रिस्क पूरा वाई ने लिया। वाई ने एक्स पे भरोसा जताया कि जब बैंक आएगा मेरे पास
तो मैं अपने आधे पैसे 50% दूंगा जो मैंने बिल में से यूज़ किए थे, बाकी के 50% बैंक के आने से पहले एक्स भाई मेरे पास पहुंचा दियो ताकि मैं बैंक को पूरे पैसे दे सकूं। एक्स ने वो आधे पैसे वाई के पास पहुंचाए नहीं, माय गॉड। एंड देयरफॉर वाई ने एक बिल ड्रॉ किया 7,000 रुपये का, इस बार एक्स के ऊपर। वाई ने कहा अब एक्स वाई और बैंक के बीच में क्या होगा वो देख लेंगे, वो चीज़ निपट गई। उसके बाद वाई एक्स से बात कर रहा है, कह रहा है तूने तो पैसे दिए नहीं टाइम पे मुझे, अब एक काम कर, इस बार मैं एक बिल ड्रॉ कर रहा हूँ, उसे तू एक्सेप्ट कर, ठीक है, और मैं अपने बैंक के पास जाऊँगा और मैं अपने बैंक से वो बिल डिस्काउंट करा के लाऊंगा, वहाँ से जो पैसे आएंगे उससे अपनी लायबिलिटी बैंक की तरफ क्लियर करूँगा। समझ गए? वाई की जान कौन खा रहा है? बैंक, क्योंकि वाई ने पूरे बिल पे एक्सेप्ट करके साइन किए थे 4,000 रुपये के। अब वाई पूरी पेमेंट करे कहाँ से? एक्स ने तो उसे अपना हिस्सा दिया नहीं, तो वाई ने बैंक से कहा थोड़े दिन का टाइम दो। अब वाई ने फिर एक्स के पास आकर के एक्स से कहा मैं एक 7,000 का बिल बना रहा हूँ, उसे एक्सेप्ट कर, मैं अपने बैंक से डिस्काउंट करा के पैसे लाऊंगा और पुराने बैंक को क्लियर करूंगा। लेकिन सर वो तो 2,000 ही बचे हुए हैं जो एक्स ने नहीं दिए, 7,000 का क्यों बना रहा है? क्योंकि वाई अत्यंत खिलाड़ी आदमी है, वो पुरानी लायबिलिटी तो क्लियर ही करना चाह रहा है, साथ ही साथ और 5,000 का चक्कर चला रहा है ताकि कुछ पैसा और मिल जाए। वो कह रहा है डिस्काउंट कराने जा ही रहा हूँ अपने बैंक से, तो थोड़ा और पैसा ले आता हूँ और एक दो काम निपट जाएंगे इसके सहारे से। वाई इससे भी बड़ा खिलाड़ी, एक्स वाई से भी बड़ा खिलाड़ी है। एक्स ने वाई से कहा मैंने तुझे टाइम पे पैसे नहीं दिए, कोई बात नहीं, इसके बदले में मुझे 2,000 ही तो देने थे, मैंने 2,000 नहीं दिए, बट तू मेरे से 7,000 का बिल साइन करवा रहा है। चल मैंने कर दिया, जा तू अपने बैंक से क्लियर करवा के ला, जो भी पैसे आए उसमें से 2,000 पहले इस बैंक को दियो, पुराना बैंक जो जान खा रहा है, और बचे पैसे में से 1,300 मुझे दियो, ठीक है, मुझे भी कुछ और काम निपटाने। एक्स वाई से कह रहा है तू एक्स्ट्रा पैसे ला ही रहा है तो मैं भी कुछ और काम निपटाऊंगा, पुराना बैंक क्लियर हो जाएगा। सर ऐसे तो चक्कर चलता ही रहेगा। हाँ, चाहे तो ऐसे चक्कर चलाते रह सकते हैं, बिल्कुल, एक जगह तो पकड़े जाएंगे जा करके, लेकिन ऐसे चक्कर चल सकता है। नए बैंक से डिस्काउंट करा लो, पुराने बैंक को क्लियर कर दो, कुछ और पैसे कर लो, ऐसा हो सकता है। वाई डिस्काउंट द बिल फॉर 6,600, ये 7,000 का बिल जब वाई डिस्काउंट कराने गया अपने बैंक से तो उसके बैंक ने उसे 6,600 दिए, जिसमें से 1,300 रुपये उसने एक्स को दे दिए और कुछ पैसे पुराना बैंक जो है उसकी गर्दन पकड़ के बैठा था वाई की, उसे क्लियर करने के लिए यूज़ कर लिए होंगे। बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स दिवालिया हो गया। एक्स ने एक्सेप्ट किया था ना दूसरा वाला बिल 7,000 का, हाँ, उसकी पेमेंट से पहले, उसकी पेमेंट के लिए कौन आएगा एक्स के पास? वाई का बैंक। वाई उस बिल को लेके जिस बैंक से डिस्काउंट करा के लाया है वो वाला बैंक एक्स के पास आएगा। अब वो जिस दिन आया एक्स दिवालिया हो गया, केवल 25% की रिकवरी हो पाई। एक्स के यहाँ पे जनरल एंट्री करनी है आपको, रिकॉर्ड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स की बुक्स में जनरल एंट्रीज करनी है। 1 अप्रैल 19 को एक्स बिल साइन करा के लेगा वाई से, BR अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 4,000। फिर उसे बैंक से डिस्काउंट करा लाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। बैंक डिस्काउंटिंग BR कितने का है? 4,000 का। बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस के कितने रुपए काट रहा है? बैंक कह रहा है हम लगाएंगे 6% पर एनम, और वो बिल 4 महीने का था तो 4 महीने पहले बैंक पैसा देगा तो 4 महीने का ब्याज लगाएगा, इंटू 4/12, टोटल 80 रुपये आ जाएंगे। तो 4,000 में से डिस्काउंटिंग चार्जेस के 80 रुपये कट जाएंगे और बैंक में आएंगे, एक्स को मिलेंगे, एक्स के हाथ लगेंगे 3,920 रुपये, 3,920 रुपये, ठीक है सर। अब ये पूरे 3,920 एक्स अपने पास नहीं रखेगा, वाई की भी संगत शामिल थी, इसमें से कुछ पैसा वाई के पास भी भिजवाएगा। वो लिखा हुआ था एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई, तो उसने वाई को बुलाया, वाई से कहा इधर आ, वाई अकाउंट डेबिट, वाई से कहा ये ले कुछ पैसे ले ले, टू बैंक अकाउंट, वाई को बुलाया और पैसे दे दिए, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने पैसे देगा वो वाई को? एक्स कितने पैसे देगा वाई को? सर एक्स के खुद के हाथ लगे हैं 3,920 रुपये, उसका आधा 50% होता है 1,960 रुपये, तो वो 1,960 रुपये दे देगा उसको। लेकिन वाई अकाउंट में डेबिट कितना कर रहा है? पूरे 2,000 रुपये। क्यों? क्योंकि यार एक बात बताओ, ये जो एक्स है ये डिस्काउंटिंग चार्जेस के पूरे 80 रुपये खुद क्यों भुगतेगा भाई? एक्स ने अभी तक पूरे 80 रुपये अपनी बुक्स में डेबिट किए हैं डिस्काउंटिंग चार्जेस के, लेकिन पूरा पैसा थोड़ी ना यूज कर रहा है, ये आधा पैसा तो इसमें से कौन यूज कर रहा है? भाई। तो इस 80 में से आधे यानी 40 रुपये तो वो वाई के मत्थे मारेगा, तो वाई से 1,960 नहीं 2,000 वसूल करेगा, वाई अकाउंट डेबिट करेगा 2,000 से, जिसमें टू बैंक 1,960 और टू डिस्काउंटिंग चार्जेस के 40 रुपये। इस तरीके से डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट हुआ 80 और क्रेडिट हुआ 40, बच गया डेबिट 40, और एक्स के हिस्से में डेबिट का नुकसान, डिस्काउंटिंग चार्जेस के नाम का नुकसान 40 ही आना चाहिए वैसे, इसलिए वाई अकाउंट में डेबिट 2,000 होगा। ठीक है सरकार। उसके बाद
उसके बाद ऑन ड्यू डेट कब आएगी? 1 अप्रैल से 4 महीने बाद, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 3 दिन ग्रेस के 4 अगस्त। 4 अगस्त को क्या हुआ, वो पैसे पहुंचाए नहीं, वाई के पास पहुंचा बैंक, एक्स ने वाई को पैसे पहुंचाए नहीं। अब एक्स की यहाँ पे उस चीज़ की कोई भी एंट्री नहीं होगी। क्यों? अगर पैसे पहुंचाता तो एंट्री करता एक्स ने वाई को पैसे ही नहीं पहुंचाए, किस बात की एंट्री करेगा? कोई एंट्री नहीं होगी एक्स की बुक्स में। हाँ, जब वाई गुस्सा होकर के आएगा और एक्स से कहेगा अब तू इस 7,000 के बिल पे साइन कर, तब एंट्री होगी एक्स के यहाँ पे वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट 7,000। तब वाई एक्स एक बिल एक्सेप्ट करके देगा वाई को, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल। इस बार एक्स के लिए बीपी है क्योंकि इस बार एक्स ने साइन करे, जो वाई पे बीती अब वो एक्स पे बीतेगी। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद वाई गया इस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लाया, वाई गया 7,000 का बिल अपने बैंक में लेके, बैंक वालों ने से दिए 6,600, 400 रुपये काट लिए डिस्काउंटिंग चार्जेस के। 6,600 में से 1,300 रुपये वाई ने किसको दे दिए? एक्स को दे दिए। 1,300 रुपये उसने एक्स को दे दिए। ओहो, ओके सर, ओके सर। अब एक्स की एंट्री क्या होगी? जब वाई बैंक से डिस्काउंट कराने गया और 6,600 रुपये लाया और 400 रुपये कटवा के आ गया, तब उसकी एंट्री एक्स की बुक्स में नहीं होगी क्योंकि डिस्काउंट वाई ने कराया, डिस्काउंटिंग की एंट्री वाई के यहाँ पे होगी। हाँ, जब एक्स के पास 1,300 रुपये आएंगे वाई से तो उसकी एंट्री जरूर करेगा एक्स अपने यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट 1,300 रुपये, और कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स के मत्थे भी पड़ेंगे। इस 400 को डिस्काउंटिंग चार्जेस को पूरा का पूरा वाई थोड़ा ना भुगतेगा। अगर इसमें से कुछ पैसे एक्स को पहुंचाए गए हैं 6,600 में से, तो 400 के टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस में से भी एक्स को थोड़ा बियर करना पड़ेगा। एक्स कितना बियर कर रहा है? 200 रुपये। अब ये 200 कैसे आया ये बताऊंगा मैं तुम्हें। टू वाई अकाउंट हो जाएगा 1,300 और 200 1,500 रुपये। ये 200 कैसे आया इसको समझने की कोशिश करते हैं मित्रों। ये लो जरा, जस्ट टेल मी एक्स के लिए इस 6,600 रुपये में से कितने रुपए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? सर 1,300 रुपये। नहीं, यही तो गलती है तुम्हारी। 1,300 नहीं, 3,300 रुपये। वो पुराने 2,000 रुपये जो एक्स द्वारा वाई को पहुंचा दिए जाने चाहिए थे, जो एक्स ने पहुंचाए नहीं, वो भी तो वाई देगा बैंक को, वो भी तो एक्स की लायबिलिटी खत्म होगी। तो इस 6,600 में से ऐसा नहीं है कि वाई ने 1,300 रुपये एक्स को दे दिए तो 5,300 रुपये बच गए वाई के पास इस्तेमाल करने के लिए। उस 5,300 में से 2,000 रुपये वाई पुराने बैंक को भी देगा, उससे अपनी गर्दन छुड़ाएगा जो एक्स ने उसको नहीं चुकाए थे। ओहो हो, तो एक्स के लिए अल्टीमेटली 1,300 और 2,000 3,300 रुपये यूज हो रहे हैं इस 6,600 के अमाउंट में से। तो मैं कह सकता हूं 6,600 में से अगर 3,300 रुपये एक्स के लिए यूज हो रहे हैं, मतलब 50% पैसा एक्स के लिए यूज हो रहा है। तो इस 400 के डिस्काउंटिंग चार्जेस में से भी 50% यानी 200 रुपये भुगतने पड़ेंगे मिस्टर एक्स को। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक। यानी फॉर्मूला क्या बनेगा? पूरा फॉर्मूला क्या बनेगा? अमाउंट रेमिटेड टू मिस्टर एक्स इन द न्यू बिल, नया बिल जो डिस्काउंट कराया बैंक से, उसमें से एक्स को कितने पैसे पहुंचाए गए? 1,300 रुपये, प्लस अमाउंट ऑफ न्यू बिल यूज्ड फॉर द क्लियरेंस ऑफ ओल्ड बिल। नए बिल के 6,600 में से पुराना बिल क्लियर करने के लिए कितने रुपए यूज हुए? 2,000 रुपये, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोसीड्स ऑफ द न्यू बिल। नए बिल में से टोटल कितने पैसे आए हैं? 6,600, मल्टीप्लाई बाय 100, ये परसेंटेज आ जाएगी 50%। इसकी मल्टीप्लाई कर देना टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस TDC से, यानी 400 से, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पे 200 रुपये। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, कितने रुपए एक्स को पहुंचाए गए हैं नए बिल में से, प्लस कितने रुपए एक्स के बिहाफ पे यूज हुए पुराने बिल को क्लियर करने के लिए, डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द न्यू बिल डिस्काउंटिंग, मल्टीप्लाइड बाय 100, जो परसेंटेज आए उसकी मल्टीप्लाई कर दो टोटल डिस्काउंटिंग चार्जेस से। इस तरीके से पता चलेगा एक्स कितने डिस्काउंटिंग चार्जेस भुगतेगा नए बिल में से, नए बिल में से। ओके सर, अब इस 7,000 के बिल पे जिसपे एक्स ने साइन करे थे, इसको क्लियर करने से भी पहले एक्स दिवालिया हो गया। तो भाई एक्स ने एक साइन करे थे बिल, एक्स यहाँ पे एक्सेप्टर बना था यानी ड्रॉई बना था। जब ड्रॉई बिल क्लियर नहीं कर पाता, जब ड्रॉई के यहाँ पे डिसऑनर होता है, तो मैंने एक ही एंट्री बता रखी है आपको, बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, यानी ये वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी, वाई टू बीपी वाली एंट्री रिवर्स हो जाएगी।
बीपी अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट 7,000 7,000, ठीक है सर। और 25 पैसे की पेमेंट करी है मिस्टर एक्स ने, तो वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू डेफिशिएंसी अकाउंट। यानी आप इंसॉल्वेंसी वाला केस देखो, ये लो, इंसॉल्वेंसी वाले केस में क्या एंट्री होती है, डिसऑनर के टाइम पे बिल पेबल टू क्रेडिटर, वो एंट्री हमने कर दी, और फिर क्रेडिटर टू बैंक टू डेफिशिएंसी अकाउंट, वो एंट्री ये रही, वो एंट्री ये रही, वाई अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डेफिशिएंसी 3500 की टोटल लायबिलिटी कैसे निकल के आई है, ये आप नेट बैलेंस कर लेना, वाई का पूरा 3500 रुपये निकल करके आ जाएंगे। उसका 25% पे किया 875, जो पे नहीं किया वो डेफिशिएंसी अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2,625 रुपये। सर 3500 कैसे आया ये और बता दो तुम यार, देख लो वाई अकाउंट डेबिट कहाँ कहाँ हो रहा है। पहली एंट्री में 4000 से, उसके बाद डेबिट ढूंढना है, डेबिट पहले डेबिट ढूंढो, पहली एंट्री में डेबिट नहीं है, दूसरी में भी नहीं है, तीसरी एंट्री में 2000, चौथी एंट्री में 7000, 2 और 7 9000, डेबिट हो रहा है वो 9000 रुपये से। क्रेडिट कितने से हो रहा है, पहली एंट्री में 4000, उसके बाद और इस वाली एंट्री में 5500 रुपये, और इस वाली एंट्री में 7000, टोटल 12500 से क्रेडिट हो रहा है। तो क्रेडिट और डेबिट काटोगे तो 3500 का बैलेंस बचा ना क्रेडिट। अब उस बैलेंस को ख़त्म करोगे तो वाई अकाउंट को डेबिट करोगे 3500 रुपये से। जितनी पेमेंट कर दी टू बैंक में, जितनी पेमेंट नहीं करी वो टू डेफिशिएंसी अकाउंट में। दैट्स इट। ओके सर, ये हो गया 4th क्वेश्चन, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन, ए ड्रॉज अपॉन बी 3 बिल ऑफ एक्सचेंज। ए ने 3 बिल बनाए हैं बी के नाम पे, एक 3000 का, एक 2000 का, एक 1000 का। एक हफ्ते बाद पहला बिल कैंसिल कर दिया गया दोनों की सहमति से, क्योंकि वो कह रहा है मैं पैसे नहीं दे पाऊंगा पहले बिल के, बी कह रहा है, तो दोनों की सहमति से पहला बिल कैंसिल कर दिया गया, ठीक है सरकार। उसके बाद बी ने कहा मैं 50% नकद दे देता हूँ अभी, और बाकी के बैलेंस के लिए एक नया बिल बना दो 100 रुपये का ब्याज जोड़ करके। एंड फॉर दी बैलेंस प्लस 100 इंटरेस्ट ही एक्सेप्टेड अ फ्रेश बिल, ठीक है सर। दिस न्यू बिल वॉज एंडोर्स टू सी। ये नया बिल ए ने बी से साइन करवा के लिया और सी को दे दिया। सी डिस्काउंटेड द सेम विद हिज बैंकर्स फॉर 1500। सी वो बिल लेके अपने बैंक से डिस्काउंट करा लाया। कुल मिला के क्या हो रहा है, ए ने एक बिल बी से साइन करवा के लिया था 3000 का, बी ने कहा मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, कैंसिल कर दिया, हमने कैंसिल कर दी। बी ने उसके बदले में कुछ पैसे नकद दिए, कुछ पैसे का नया बिल बनवा के साइन करवा के हमें दे दिया। हमने कहा वो नया बिल लाओ, हमें नया बिल हमारे पास आया, हमने सी को दे दिया क्योंकि सी की उधारी हमारे सर पे थी। सी वो बिल अपने बैंक से जाके डिस्काउंट करा लाया। माय गॉड। सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%, और दूसरा बिल 2000 का जो ए के ही पास है वो उसने किसी सी को नहीं दिया, वो ये अपने बैंक से डिस्काउंट करा लाया 5% कटवाने के बाद। थर्ड बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वॉज रिटर्न डिसऑनर्ड। ये दूसरा बिल 2000 रुपये वाला जो ये अपने बैंक से 5% में डिस्काउंट करा के लाया था, डिसऑनर हो गया। माय गॉड, डिस्काउंटिंग के केस में डिसऑनर आ गया। नोटिंग चार्जेस 30 रुपये। थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल डेट एंड इट वॉज मेट। तीसरा बिल 1000 का ए ने समय तक अपने पास रखा और बी ने उसकी पेमेंट कर दी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। एक यहाँ पे जनरल एंट्री करके दिखाओ। सबसे पहले BR 1 2 3 अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 3 2 1 6000, 3 बिल बना के एक्सेप्ट करके उसने ले लिए बी से, ए ने। अच्छा क्या हुआ, पहला बिल कैंसिल हो रहा है, फर्स्ट बिल इज गेटिंग कैंसल्ड, तो हम एंट्री करेंगे बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट। जब हमने पहला बिल बी से लिया था तो एंट्री करी थी BR अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 3000, उसे कैंसिल करेंगे तो एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू BR 1 अकाउंट। लेकिन BR तो 3000 का कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें से 1500 रुपये उसने हमें नगद दिए हैं, तो कैश में 1500 आ जाएंगे और बी में कितने आएंगे, केवल बचे हुए 1500 प्लस 100 रुपये का ब्याज जो उससे लेना है, यानी कि 1600 रुपये। बाकी 100 रुपये जो हमारी कमाई है वो क्रेडिट हो जाएंगे इंटरेस्ट के नाम से। आप चाहो तो इन एंट्रीज को अलग अलग देख सकते हो। ये देखो मैं दिखाता हूँ आपको। पहले होगी पहला बिल कैंसिल करने की एंट्री, बी अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट, कितने रुपए, 3000। फिर इसमें से वो हमें नगद दे देगा 1500 रुपये। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1500। बाकी बचे 1500 पे हम लगाएंगे पहले ब्याज, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपये, और फिर एक नया बिल ले लेंगे उससे 1600 रुपये का, BR अकाउंट डेबिट 1600 टू मिस्टर बी अकाउंट 1600। इन सारी एंट्रीज में देखो बी अकाउंट डेबिट हुआ 3000 से और 100 रुपये से, टोटल 3100 रुपये से डेबिट हुआ।
क्रेडिट हुआ 1500 और 1600 3100 रुपये से क्रेडिट हुआ। एक काम कीजिए आप, ये जो मुश्किल एंट्री है ना, इनको छोड़िए आप, इनकी जगह पे आप सिंपली पास कीजिए, इनकी जगह पर आप सिंपल एंट्रीज पास कर लीजिए। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले सर हम पुराना बिल कैंसिल करेंगे, तो पुराना बिल कैंसिल करने की एंट्री पास कर लो। बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, कितने रुपए से, 3000, जिसमें से 1500 वो हमें नगद दे रहा है। कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1500, बाकी बचे 1500 पे पहले ब्याज लगाओ। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 100 रुपये, और 1500 और 100 1600 का नया बिल ले लो उससे। बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1600। तो ये जो सेकंड और थर्ड नंबर पे हमने मुश्किल एंट्रीज कर रखी है, इनको छोड़ दो आप, इनकी जगह सिंपल एंट्रीज ये 4 एंट्रीज कर लो आप। पहले पुराना बिल कैंसिल कर लो, पहले बिल कैंसिल कर लो। बी अकाउंट डेबिट टू बी आर 1, जब हमने बी आर 1 लिया था तब एंट्री करी थी बी आर 1 अकाउंट डेबिट टू बी 3000, उसे रिवर्स करेंगे तो बी अकाउंट डेबिट टू बी आर 1 3000। फिर 3000 में से 50% वो नगद दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू बी 1500, बाकी बचे 1500 पे ब्याज लगाओ पहले 100 रुपये का। बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और 1600 रुपये टोटल का नया बिल ले लो, बी आर अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 1600 रुपये। इससे इफेक्ट वही होगा जो ऊपर वाली 2 एंट्रीज का इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन होगा ये कि हम थोड़ा डिटेल में लिख देंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा। यहाँ पे बी आर टू बी वाली एंट्री में ब्रैकेट में 1A लिख देना, पुराना बिल कैंसिल करके आया ये 1A लिख देना, ठीक है सर। अच्छा जी, अब हमने जो ये नया वाला बिल है 1600 रुपये का, ये सी को एंडोर्स कर दिया, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सी अकाउंट डेबिट टू बी आर 1A अकाउंट 1600 रुपये, ये हमने एंडोर्स कर दिया सी को। सी को बुलाया, सी आया, कितने रुपये चाहिए, वो कह रहा है 1600, हमने कहा ये पकड़ बिल टू बी आर 1A अकाउंट 1600 रुपये, ठीक है सर। इस बिल को फिर 1600 रुपये वाले को सी अपने बैंक से डिस्काउंट करा के लाया, हमें क्या करना है इसका, सी डिस्काउंट करा के लाया, हमें क्या करना है, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। हाँ, ए इस 2000 के बिल को डिस्काउंट करा के लाया था दूसरे नंबर वाले को, उसकी एंट्री ए पास करेगा अपने यहाँ पे। बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस टू बी आर नंबर 2 अकाउंट 1900 2000 का बिल है, बैंक ने 100 रुपये डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लिए, बैंक में आया 1900 रुपये, ठीक है सर, ओके जी। अब ये 2000 का बिल नंबर 2 वाला जो ए अपने बैंक से डिस्काउंट करा लाया था वो हो गया डिसऑनर। दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटर्न डिसऑनर्ड। तो डिस्काउंटिंग के केस में डिसऑनर की एंट्री क्या है, यहां पे देखो, डेटर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो हम बी को पकड़ेंगे। डेटर कौन है, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री पास कर दें, और 2000 नहीं 2030 से, क्योंकि 30 रुपए के नोटिंग चार्जेस भी हैं, वो भी वसूल करेंगे बी से, गलती बी की है, बैंक बी टू बैंक में पूरे 2030 आएंगे, ठीक है सर। थर्ड बिल वॉज रिटेन टिल मैच्योरिटी एंड इट वॉज ड्यूली मेड। तीसरा बिल 1000 का सिंपल एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू बी आर 1000, इसमें ये वाली एंट्री आएगी, ये वाली एंट्री आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, जो रेड कलर से हाईलाइटेड है, बिल इज रिटेन्ड एंड क्लियर्ड ऑन मैच्योरिटी, बैंक टू बी आर। तीसरे वाले 1000 के बिल में ये एंट्री पास होगी, ठीक है सर। द लास्ट क्वेश्चन इज दिसंबर 21 का एग्जाम क्वेश्चन, एग्जाम में आया हुआ है दिसंबर 21 के अंदर, ये लास्ट क्वेश्चन है। 12 मई 2020 को ए ने बी को सामान बेचा 36,470 रुपये का। ए की बुक्स में एंट्री करनी है, तो शुरू कर लेते हैं सीधा। 12 मई को ए ने सामान बेचा है बी को, एंट्री होगी बी अकाउंट डेबिट टू सेल 36470 एंड फिर ए ने 2 बिल बनाए इसके बदले में, एक 16,470 का जो 1 महीने बाद क्लियर करेगा बी, और बाकी बचे हुए 20,000 का एक दूसरा बिल 3 महीने के लिए। तो 2 बिल आ जाएंगे, बी आर अकाउंट डेबिट 1 16,470, बी आर अकाउंट डेबिट 2 20,000, 2 मिस्टर बी अकाउंट 36,470, बी ने एक्सेप्ट करके लौटा दी। 5 जून कौन सी डेट है सर, 12 मई को दोनों बिल बने। पहले तो बिल नंबर 1 की ड्यू डेट निकाल लो, 12 मई से सर 1 महीने आगे जाएंगे, 12 जून और 3 दिन 15 जून, और दूसरे बिल की ड्यू डेट है 12 मई से 3 महीने, 12 जून 12 जुलाई 12 अगस्त, 3 दिन ऐड करोगे 15 अगस्त, जो कि पब्लिक हॉलीडे, 1 दिन पीछे आ जाओ, तो दूसरे बिल की ड्यू डेट होगी 14 अगस्त। तो सवाल कह रहा है 5 जून, 5 जून का मतलब है पहले बिल की ड्यू डेट 15 जून से 10 दिन पहले।
ए ने दोनों बिल बैंकर के पास भेज दिए कलेक्शन के लिए, बिल सेंड टू द बैंक फॉर कलेक्शन। तो 5 जून को एंट्री होगी बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 1 2 36,470 16,470 और 20,000। देखो ये एंट्री देखो, बिल सेंड फॉर कलेक्शन की एंट्री देखो क्या है, ये रही बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, ये सी केस वाली एंट्री, वही एंट्री हमने यहाँ लिखी है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR अकाउंट। लेकिन BR 2 थे हमारे पास, इसलिए हमने 2 लिखे हैं, BR 1 और BR 2, 36,470 16,470 और 20,000। अच्छा जी, आगे फर्स्ट बिल वॉज ड्यूली मेट, पहले बिल की ड्यू डेट 15 जून को क्लियर हो गया, तो 15 जून को एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 16,470। आप देखो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में अगर डी केस हो, व्हेन द बिल इज क्लियर्ड, समय पर बिल क्लियर हो जाए, तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, वही एंट्री हमने लिख दी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन 16,470 रुपए। ठीक है सर, बट ड्यू टू सम टेम्पररी डिफिकल्टीज बी फेल्ड टू ऑनर द सेकेंड बिल ऑन ड्यू डेट, और बैंक को 20 रुपए नोटिंग चार्जेस पे करने पड़ गए, बी ने दूसरा बिल क्लियर नहीं करा। माय गॉड, अगर बिल क्लियर ना हो तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर बिल क्लियर ना हो बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में, तो एंट्री होती है डेटर अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। तो हम भी डेटर यानी बी को पकड़ लेंगे, बी अकाउंट डेबिट 14 अगस्त को टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। होगा क्या, हम बी को 20,020 रुपए से पकड़ेंगे क्योंकि 20 के नोटिंग चार्जेस भी आ गए, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन में आएंगे 20,000 और 20 रुपए बैंक से पेमेंट हो गई हमारी। सर बिल सेंड फॉर कलेक्शन में पूरा 20,020 क्यों नहीं लिख देते भाई, बिल सेंड फॉर कलेक्शन में तो तुमने डेबिट 20,000 ही करा है ना। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जब आपने डेबिट किया था तो उसमें 20,000 का ही अमाउंट था, 36,470 में दूसरे बिल का 20,000 था, ना कि 20,020 रुपए, इसलिए बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट 20,000 से ही होगा, 20 रुपए आपको बैंक से देने पड़ गए, इसलिए बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 20 रुपए। हाउएवर 16 अगस्त को ए और बी के बीच तय किया गया कि बी वुड इमीडिएटली पे 8,020 इन कैश। टोटल अब बी से कितने रुपए लेने हैं हमें, 20,020 रुपए ये रहे। तो 16 अगस्त को यानी 2 दिन बाद बी कह रहा है इसमें से 8,020 तो मैं नगद देता हूं आपको, ए कह रहा है बचे हुए 12,000 का क्या, बी कह रहा है एक नया बिल बना दो 3 महीने के लिए, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। बी कह रहा है, ए कह रहा है ठीक है बना तो देता हूँ लेकिन 12,000 का नहीं बनाऊंगा, 12,480 का बनाऊंगा, इसके अंदर ब्याज भी शामिल है, पोस्टपोनमेंट जो तुम कर रहे हो, देरी जो कर रहे हो उसकी वजह से। तो नया बिल 12,000 जमा 480 का नया बिल बन जाएगा 12,480 का। तो सुनो होगा क्या, हमारे पास पैसा आएगा कितना 8,020 रुपये, नया बिल आएगा कितने का 12,480 रुपये का, तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया 8020, नया बिल आ गया 12,480 का। हम बी से कहेंगे तू जा, बी को छोड़ देंगे, कितने रुपए से डेबिट कर रखा था 20,020 से, तो क्रेडिट भी करेंगे 20,020 से, और बाकी का 480 इंटरेस्ट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो हमारा इंटरेस्ट हम कमा रहे हैं। पैसा रिसीव करो कैश 8,020, नया बिल रिसीव करो 12,480, बी को जाने दो और ब्याज नामक इनकम रिकॉर्ड कर दो 480 रुपये जो तुम कमा रहे हो। ठीक है सर। ए इमीडिएटली सेंट न्यू एक्सेप्टेंस टू इट्स बैंक फॉर कलेक्शन, ये नया वाला बिल 12,480 का भी ए ने बैंक को भेज दिया कलेक्शन के लिए, इसकी भी एंट्री हो जाएगी बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट टू BR 12,480 12,480 12,480 12,480। 1 अक्टूबर को BA के पास आया और कह रहा है वो जो मेरा 12,480 का बिल था ना, उसे मैं समय से पहले ही रिटायर कर रहा हूं, मैं तुम्हें 12,240 रुपये ऑफर करता हूं। 12,480 के बिल के बदले में ए कह रहा है अभी ले लो, जल्दी ले लो, रिटायर कर रहा हूं, समय से पहले दे रहा हूं, लेकिन 12,480 नहीं 12,240 दूंगा। वो 240 रुपये का रिबेट मांग रहा है, 12,480 माइनस 12,240, वो 240 रुपये का रिबेट मांग रहा है जल्दी पेमेंट करने के बदले में मिस्टर बी। ए ने कहा ठीक है कबूल है, ए एक्सेप्टेड द रिक्वेस्ट। तो क्या होगा, बैंक में आएंगे 1 अक्टूबर को, ए के पास 12,240 रुपये का उसने रिबेट दिया, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट हो जाएगा 240, और बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 12,480। सर हमने तो रिटायरमेंट के केस में ये एंट्री पढ़ी है, बैंक रिबेट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, आपने यहाँ पे टू बिल रिसीवेबल की जगह टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन क्यों कर दिया, क्योंकि हम टू बिल रिसीवेबल पहले ही कर चुके हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट को डेबिट करके, BR पहले ही क्रेडिट हो चुका है, जिसके स्थान पे बिल सेंड फॉर कलेक्शन को डेबिट किया गया था। तो अब भी क्रेडिट BR नहीं होगा, वो पहले ही हो गया, अब क्रेडिट वही होगा बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट जो पहले BR के स्थान पर डेबिट किया जा चुका है।
मतलब कुल मिलाकर के अगर पैसा क्लियर हो जाए तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, यही एंट्री आती है ना बिल सेंड फॉर कलेक्शन के केस में। बस इसमें रिबेट अलाउड और डेबिट हो जाएगा क्योंकि हमने थोड़ी रिबेट दे दी, बात खत्म। तो मित्रों आरटीपी हो गई, एमटीपी हो गई, स्टडी मटेरियल हो गए, पीवाईक्यू हो गए, सेलेक्टेड क्वेश्चन हो गए, कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन हो गया, एवरीथिंग बीइंग डन। ये चैप्टर का रिवीजन जो है वो पूरे तरीके से समाप्त होता है। ओके सरकार। रही बात डाउट्स की, हमें पता है हम कितने एफर्ट्स करें, सारे क्वेश्चन सेलेक्ट करें, सारे कॉन्सेप्ट्स की समरी बना करके पहले से तैयार रखें, क्वेश्चन के आंसर भी टाइप करके रखें अपने पास, उसके बाद आपको डिक्टेट करें ताकि लीस्ट पॉसिबल टाइम लग सके, उसके बाद भी उसमें सेलेक्टेड चीज़ें कवर कराएं। उसके बाद भी हमें पता है थोड़े बहुत डाउट रह ही जाते हैं क्योंकि स्टूडेंट्स हैं, बहुत मेहनत से वो पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एनालाइज करते हैं, तो चीज़ें निकलती रहती है, डाउट्स आते रहते हैं। मुझे पर्सनली कांटेक्ट करना ना भूलें, नो प्रॉब्लम इन दैट, ठीक है, फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट्स। भले ही मेरे स्टूडेंट हो, भले ही मेरे स्टूडेंट ना हो, आप मुझे ऊपर वाले नंबर पे कांटेक्ट कर लेना, आपको आपके डाउट का रिप्लाई मिल जाएगा, उसमें झिझकना नहीं। हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको दिख रहा है एनर्जी बहुत डाउन हो चुकी है, काफ़ी घंटों से मैं लगा हुआ हूँ, इसलिए नेक्स्ट जो रिवीजन वीडियो है वो आज हम शूट नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट डे शूट करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एंड टेक केयर। जितना हो सके वीडियो को शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दो यार, अब इतनी मेहनत के बाद ये बोलने का मन नहीं कर रहा, आपको खुद ही कर देना चाहिए, राइट। ओके, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।